कोविड-19 की बात कर लेते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के हवाले से खबरें सामने आती रहती हैं और अभी खबर ये आई है सामने कि अमरीकी दवासाज कंपनी की जानिब से बनाई गई कोरोना वैक्सीन की आजमाइश कामयाब हो गई है। इत्तलात ये भी हैं कि वैक्सीन की मुमकिना कीमत $25 से $37 के दरमियान होगी। वैक्सीन को इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल में लाया जाएगा और ये आलमी वबा में मुब्तला मरीजों के लिए मुनासिब कीमत है, इंतहाई सस्ती है। बट द क्वेश्चन इज कि मरीजों के लिए वैक्सीन क्यों है? वैक्सीन तो उसके लिए होती है जो अभी जिसने कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट ना किया ताकि वो बच सके, इम्यूनिटी डेवलप हो सके। एनीवेज, इसी कीमत से मुताल्लिक़ तो आपने बताया, कहा यह था कि 12 दिसंबर से शायद इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान की बड़ी काम की बात करते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में बनाई गई कोरोना से बचाव की दवा, इसका कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। बल्कि मैं कहता हूँ बचाव नहीं, अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासिर हुआ है, वो चाहे सीवियर है चाहे मॉडरेट उसकी बीमारी है, लेकिन उसको बचाया जा सकेगा, उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इंजेक्शन लगने के बाद मरीजों की हालत बेहतर हुई है। जो शदीद बीमार मरीज़ थे, यानी जो सीवियर इल पेशेंट्स थे, उनको जब ये इंजेक्शन दिया गया तो उनकी रिकवरी 100% रही। दैट्स सो गुड टू हियर। ये इंजेक्शन बनने में काफ़ी वक्त लगा। आपको याद होगा अप्रैल में ये अनाउंस किया गया था कि ऐसा इंजेक्शन बनाया गया। उसके बाद बाकायदा उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। अभी क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो ट्रायल हैं उसके नताइज बहुत अच्छे मरतब हो रहे हैं और ज़ाहिर है कुछ मसाइल भी होते हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। कितने मरीजों को लगाया गया ये सवाल अहम नहीं, लेकिन जिनको लगाया गया उनमें इसके नताइज बहुत बेहतर थे, ये बहुत अहम है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है प्रिंसिपल डॉग कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर शौकत अली साहब ने। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको आपकी टीम को मुबारकबाद कि यू हैव डन ग्रेट जॉब। क्योंकि कोरोना के इस वबा के दौरान ज़ाहिर ने देखा कि पाकिस्तान में साइंसदानों ने बहुत मेहनत की है। वो चाहे मेडिसिन से मुताल्लिक हो, वो चाहे किट्स से मुताल्लिक हो, वो चाहे उसकी म्यूटेशन को स्टडी करने से मुताल्लिक हो, और जो भी इससे लिंक चीज़ें हैं। तो ये जो काम हो ये तो ज़ाहिर बहुत अच्छा है। अप्रैल में सर आप लोगों ने अनाउंस किया था कि यू हैव डन दैट, फिर 6-7 महीने लगे कि अब आप लोग उसके ट्रायल में हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर, ट्रायल कंप्लीट हो गए या नहीं? अभी कंप्लीट नहीं हुए। जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। हमने 13 अप्रैल को जो अनाउंसमेंट की थी उसका मकसद ये था कि हमने लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट किए हैं उसके हिसाब से और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के हिसाब से ये दवा कारगर हो सकती है। राइट। उसी की बेसिस पे हमने जो है फिर रेगुलेटर से बात करना शुरू की कि वी वांट टू गो इनटू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस ड्रग। और फिर उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल बायोएथिक कमेटी और सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, इन तमाम अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने के बाद मिड जून में हमने अपने ट्रायल स्टार्ट किए। इस ट्रायल को हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्री जो दुनिया की है clinicaltrials.gov, जहाँ पे दुनिया के तमाम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट होते हैं, वहाँ पे रजिस्टर भी कराए। और इस टेक्निक पे, इस स्ट्रेटजी पे दवा बनाने वाले वी वर द फर्स्ट वन। और फ़ख्र की बात ये कि हमारे बाद जो रजिस्टर कराने वाले लोग थे वो NIH अमेरिका था। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हमारे बाद आया है दुनिया में। इस दफ़ा पाकिस्तान ने दिखाया सर उन्हें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान जो है इस दफ़ा लीड लेके चला गया। उसके बाद इजराइल तीसरे नंबर पे था हमारे बाद। और ये clinicaltrials.gov पे रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है। तो मिड जून में हमने अपने ट्रायल रजिस्टर कराया था। इजराइल की न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है कि वहाँ पे 3 पेशेंट जो है वो उन्होंने क्विक रिकवरी का फौरन जो है वो न्यूज़ दी थी। सिर्फ 3 पेशेंट्स को लगाया और न्यूज़ शेयर कर दी। जी, आप यू कैन गूगल इट। तो जो है ना वो उन्होंने शेयर कर ली ये न्यूज़। NIH का भी कंटिन्यूड है और NIH के पीछे 6 बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की जिन्होंने ये दवा तैयार की है। हम यहाँ पे बहुत ही महदूद वसाइल में, यू कुड अंडरस्टैंड, मेरे पास 10 से 12 लोगों की टीम थी और ये वो कंपनीज हैं जिनसे 70 साल से हम एंटीबॉडीज़ खरीद रहे हैं। ये एक कंपनी नहीं, एक कंपनी से खरीदते हैं। ये 6 की 6 दुनिया की बड़ी कंपनीज ने मर्जर किया और उन्होंने कहा कि जो है वो हम ये बनाएंगे। अच्छा, अक्सर वॉइस ऑफ अमेरिका वाले भी मेरे पास आए, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हाउ कम पाकिस्तान ने इस दफ़ा लीड ले लिए। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। हम पहले ही एंटी स्नेक वेनम पे डाउ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। एंटी स्नेक वेनम बनता ही इस तरह है कि आप घोड़ों में, हॉर्सेस में जो है वो वेनम इंजेक्ट करते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है, फिर उनको ब्लीड करते हैं हॉर्सेस को, उनका प्लाज्मा लेते हैं और उससे एंटीबॉडी रिकवर करते हैं। बिल्कुल यही प्रोटोकॉल आई लिंक्ड इट विद कोविड-19। जब प्लाज्मा पे बात करना शुरू की लोगों ने तो आई थॉट अबाउट प्लाज्मा इज गोइंग टू बी रिस्की, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस अटैच्ड टू इट, तो व्हाई नॉट वी जस्ट टेक द प्लाज्मा और उसके साथ बिल्कुल वही प्रोसेसिंग करें जो हम एंटी स्नेक वेनम के लिए एंटीबॉडीज़ के लिए करते हैं, और फिर हम ये इसको तैयार करें। और उसी की बेसिस पे इत्तेफाक था, या अल्लाह की मेहरबानी कहिए आप इसको, कि हम एंटी स्नेक वेनम पे काम कर रहे थे। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम बनाने की एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज और मशीनरी को आपने मौजूद थी। यहाँ पर अप्लाई कर दिया
और हमारे पास एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल था जो कोरोना वायरस में सबसे आगे काम कर रहा था, डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ से पेशेंट ने कंसेंट दिया, हमें प्लाज्मा मिला और हमने दुनिया में सबसे पहले कर लिया। जो बाकी कंपनीज दुनिया की ना कर सकी, जो 6 बड़ी कंपनीज का मैं बता, उनके पास हॉस्पिटल नहीं था, उनके पास एक्सेस नहीं था कोविड-19 पेशेंट का इतना क्विक, जितना क्विक, क्योंकि हम बिल्कुल एक ही फैसिलिटी में मौजूद थे। तो इस दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से तमाम चीज़ें एक साथ आके जुड़ गई थी, जिसकी वजह से हम दुनिया में लीड लेने में कामयाब हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दुनिया में माशाल्लाह बड़ा पाकिस्तान का एजाज़ है, फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए, मुझे ये बताएं कितने मरीजों पे अभी ये टेस्ट हो चुका है, और अगर आम शख्स ये समझने की कोशिश करे कि अच्छा ये इंजेक्शन में है क्या बेसिकली, जो कि आपकी बॉडी में जाता है, फिर आपकी रिकवरी, जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ी तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि अब अवाम ये कहती है अच्छा वैक्सीन आई है, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ, ये बड़ी कंफ्यूजन है, लोग इसको वैक्सीन से कंफ्यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ वैक्सीन, दिस इज एन इंजेक्टेबल ड्रग ऑफ एंटीबॉडी। दुनिया में जो दो बड़ी ट्रीटमेंट मोडालिटी पे इस वक्त बात हो रही है, क्योंकि एंटीवायरल तो अब रेमडेसिविर इस वक्त भी WHO ने उसको शन कर दिया है, 2 दिन पहले भी WHO का आया कि वो इट्स नॉट एज इफेक्टिव। तो अब जो दुनिया में इतनी आवाम को लगवाने के बाद पाकिस्तान में रेमडेसिविर बहुत लोगों को लगी, और उसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि WHO ने जो है वो परसों जो अपना बयान दिया है उसके हिसाब से रेमडेसिविर जो है वो इफेक्टिव नहीं है, एंटीवायरल ड्रग। सर लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से इस पर हम एम्फेसिस करते हैं कि जो दवाई आपने बनाई है ये मेडिसिन है, ये वैक्सीन नहीं है, बिकॉज कुछ जगह पर कोट हुआ है कि वैक्सीन है। प्लीज़ एक तो इसको एम्फेसिस कीजिएगा। दूसरा ये कि व्हेन इट्स अ मेडिसिन तो जाहिर है ये सिर्फ उसको लगेगी जिसको कोरोना वायरस ने मुतासर किया है, ये पहले नहीं लगाई जाएगी प्लीज। जी बिल्कुल, ये पहले नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ जो है ना वो हालत ख़राब होने के बाद लगाई जाएगी। 2 ट्रीटमेंट मोडालिटी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनमें से एक एंटीबॉडी और एक वैक्सीन है। वैक्सीन इज़ अ प्रोफाइलेक्टिक, जो पहले लगाई जाती है ताकि पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट ना करे डिजीज़ को, और ये जो है वो दवा है। अच्छा, ये दवा भी, इसके अलावा भी दुनिया में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, लेकिन जो अभी लास्ट ट्रायल है जो लाइकोव-2 जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा, वो उसकी भी रिपोर्ट जो है क्लिनिकल ट्रायल, कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल की ये है कि वो मॉडरेट पेशेंट में काम कर रहा है। और कल ही उसकी खबर आई थी कि उसको उन्होंने अप्रूव किया है। जी, उसके बाद ये मॉडर्ना की एंटीबॉडी की जो है वो आई है। तो लाइकोव 555 जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप को लगी, वो मॉडरेट पेशेंट में। अच्छा, वो उनकी तबीयत उतनी बिगड़ी नहीं थी। जी बिल्कुल, मॉडरेट वो होता है जो बुखार से और उसको खांसी होती है, उसको अलामात होती हैं, राइट। और उसके बाद एक अलामत जब शुरू होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की है, जिसकी वजह से मुतासर होते हैं। यानी जो लंग पहली मुतासर स्टेज होते होगी। हैं, ये अगली स्टेज होगी। जी, अगली स्टेज second है। पेशेंट चला जाता है, फिर घर पे लोग ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं, फिर पेशेंट वहाँ कीप नहीं कर पाता। जब ये नहीं कर पाता उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके आते हैं। ये वो टाइम होता है जब मरीज जो है वो सिवियर की कैटेगराइजेशन में आता है। इस पेशेंट के आईसीयू में दाखिल होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इसके दोनों लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। इसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट होता है, 93% से कम इसकी सैचुरेशन होती है। और अगर इसको उस स्टेज पे ट्रीटमेंट ना मिले या ये उस पर क्योर ना करे, तो यही पेशेंट फिर क्रिटिकल पेशेंट यानी आईसीयू का पेशेंट बन जा सकता जी है। बिल्कुल जाता है। उस स्टेज पर अगर ये इंजेक्शन लगे, सर कितने दिनों में जी रिकवरी होती है? हाफ वे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल हम ये बता सकते हैं कि हमने सिवियर पेशेंट को जो लगाया है उसमें से 100% पेशेंट रिकवर हुआ है माशाल्लाह। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात यह है कि 5 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज हो गया पेशेंट हॉस्पिटल से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे समझाएं, किसी शख्स ने पहले वैक्सीन लगवा ली लेकिन वो कारामद साबित नहीं हुई है, और उसके बाद उसको कोविड हुआ और वो बहुत बुरी स्टेज पे पहुंच गया, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और फिर उसको इंजेक्शन लग सकता है? राइट, आपका बहुत मुनासिब सवाल है। अब अव्वल तो जो वैक्सीन जो भी अप्रूव होगी, जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इन वैक्सीन्स के, उन क्लिनिकल ट्रायल के वैक्सीन का मकसद ये जानने का कि कितनी एफिशिएंट है। अगर कोई वैक्सीन इम्यूनिटी नहीं देती है तो वो वैक्सीन वैसे भी जो है ना इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, इट शुड नॉट बी अप्रूव्ड एंड शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन सर अगर वो 90% या 95% एफिकेसी है तो चांस तो है उसमें से बिल्कुल कुछ परसेंट जो लोग अभी तक, क्योंकि 100% एफिकेसी की वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। बिल्कुल, वो 95% इज द मैक्सिमम एफिकेसी। 95%, 94.5% रिपोर्ट हुई है अभी दुनिया में। तो ये उसके बाद जो 5% लोग रह जाते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ दोज गेटिंग कोविड-19 एंड व्हाट आर द चांसेस? फिर ये उन 4-5% लोगों के साथ क्या मामला? वैसे यही है कि आप ये सोच लें कि हमारी तमाम पॉपुलेशन को कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं होने वाली। If you think about the cost of the drug, the mechanism, जिस तरह ये आएगी, this is not going to come as soon जितना हम सोच रहे हैं कि फौरन आ जाएगी। वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है कैंसिनो बायो का, उससे मुताबिक तो कहते हैं कि वो जल्दी भी आ जाएगी और वो कॉस्टली भी नहीं होगी। जी, वो जल्दी भी आ जाएगी, लेकिन वो भी स्टेप वाइज लोगों को दस्तयाब होगी। वो ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं होगी। सर आप मुझे प्लीज ये बताएं, एक और चीज जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें मिडवे जो है वो ट्रायल रिपोर्ट करने करने वाला था सर कि मिडवे आपको रोकना, अब ये बात करनी क्यों पड़ी? जी, हमें दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से करनी पड़ी। एक तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फ्रॉम, आप अभी रोज के फिगर्स देख रहे हैं उसके हिसाब से,
अच्छा, अब वैक्सीन जो है ना इन 2-3 महीनों में नहीं आने वाली, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं आने वाली। इस जो आने वाले हैं वो है पेशेंट, वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट हैं, हमने उनके बारे में सोचना है। और जब हमारे पास एक दवा एफिकेसी साबित कर रही है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको सिर्फ डॉ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें? क्योंकि मेरे पास जो कल से कॉल्स का तांता बंदा है वो ये कि कोई पेशेंट इस्लामाबाद में, कोई कराची के किसी हॉस्पिटल में, और हमें जो वो कहा जा रहा है कि वो किस तरह लगाएं। तो हमारे पास भी एक लिमिट है कि डॉ यूनिवर्सिटी में हम पेशेंट को एडमिट करा के लगा सकते हैं। इस वक्त हमारा अपना हॉस्पिटल भी फुल है, तो एक पेशेंट जाता है। आपके हॉस्पिटल में इस वक्त अपने का फुल है? जी बिल्कुल। स्पेस है सर कोरोना के वार्ड में? हमारे पास जो है, जो हमारा नीपा पे जो हमारा हॉस्पिटल बना है जो कोविड-19 का है, उसमें 32 आईसीयू के बेड्स हैं, और उसके अलावा आई थिंक आई डोंट रिमेंबर करेक्टली कि क्या नंबर है एचडीयू के। फर्स्ट वेव में भी फुल हुआ था सर? फर्स्ट वेव में जो पीक आई थी फुल हुआ था, उसके बाद जब नंबर नीचे गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। फर्स्ट वेव जब पीक पर थी तो हॉस्पिटल आपका आइसोलेशन फैसिलिटी फुल हुई थी। अभी हम सेकंड वेव के स्टार्ट में है, अभी हमने पीक टच नहीं की। पीक हम शायद मिड दिसंबर में टच करेंगे, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल है, हॉस्पिटल में कैपेसिटी फुल है। तो अब जो लोग कह रहे हैं मुझसे कि जो हमारे पेशेंट को लगाना है, तो उनको हम कहाँ लेके जाएं? तो इसको ट्रायल को रिपोर्ट करने का मकसद भी ये था कि हम इस डाटा को देखें। और इफ पॉसिबल, दुनिया में एक वर्ड यूज हुआ जो आपने बार बार सुना, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन। अगर वो ना हो, फाइजर वैक्सीन के लिए भी यही टर्म यूज होता है। जी, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, जब आपके पास अर्ली प्रिलिमिनरी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो इमरजेंसी यूज ऑफ। अगर ये ना होता तो आप सोचेंगे पीसीआर के टेस्ट भी आप नहीं करवा पाते मार्च और फरवरी में, क्योंकि जो तरीकेकार है डायग्नोस्टिक किट के अप्रूव होने का वो सालों पे मुहित होता है। तो अगर वो अर्ली यूज ऑफ ऑथराइजेशन उस किट को ना होता तो फरवरी मार्च में आपके पास किट ना आती। दैट्स द सेम फॉर द वैक्सीन, बिकॉज़ मेरा ख्याल है हमारी दुनिया में जो वैक्सीन सबसे जल्दी आई थी उसको भी आने में 10 साल लगे थे। मम्स की वैक्सीन थी गालिबन, जिसको आने में 10 साल लगे थे। और अब जो है वो आप ये देख रहे हैं कि साल के अंदर बात हो रही है कि वैक्सीन आने की। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में हर जगह इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया, जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट थी उनको रिलैक्स किया गया। तो हमारा भी यही है कि हम इस वक्त जो है जो फोकस करें वो ये करें कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्या उस पे हम इसको वाइड स्प्रेड कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में? उसके लिए सर ज़ाहिर एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर डोनेट करेंगे प्लाज्मा डाउ यूनिवर्सिटी को, तो उसकी वजह से वो एंटीबॉडीज आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, मैक्सिमम लोगों को आप फिर लगा सकेंगे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट के ऑफ कोर्स पैटर्नाइजेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि स्केल की भी एक लिमिट है। वी आर अ रिसर्च यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी में हमने जितना कर लिया अकम्प्लिश, मेरे ख्याल है दैट्स हम वी आर एक्चुअली कंपीटिंग अगेंस्ट कंपनीज, ये बिलियन डॉलर कंपनीज है जिनके अगेंस्ट हम सपोर्ट तो नहीं चाहिए सर, वफाक की सतह पर भी और सूबे की सतह पर भी लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें जो भी कोरोना से सेहतयाब हो रहे, ताकि उन्हीं के प्यारे जब अस्पताल पहुंचे खुदा न खास्ता तो फ़ौरन से उनको इंजेक्शन लगाया जा सके। सर मुझे ये बताएं, जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की बात करते हैं, वो तो सर लगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको भी लगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगा, दैट्स हाउ इट इज जी। इस इंजेक्शन की कोई कीमत होगी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा? अभी तक हम जितने भी मरीजों को लगा रहे हैं, जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है। ठीक है, इस पे एक्सपेंस आते हैं क्योंकि कन्वेंशन प्लाज्मा पे सिर्फ कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा का एक्सपेंस है, मगर यहाँ पर जो है वो कन्वेंशन प्लाज्मा को जो है वो कलेक्ट करने का एक्सपेंस अलग है, उसके अलावा उसको प्रोसेस करके इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रग लाने का एक्सपेंस जो है वो अलग है। बट डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस एक्सपेंस को बेयर कर रही है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन, अभी तो आप बेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको लार्ज स्केल पर लोगों को लगाया जाता है, जी। एक इंजेक्शन का एक्सपेंस कितना हो सकता है? इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाटएवर ड्रग्स हैव बीन यूज्ड। जो अभी 2 ड्रग मार्केट में जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी कर रही है, एंटीवायरल ड्रग भी है और जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टेम्ब्रा है, तो इसके जो है वो इसका एक फ्रैक्शन है, इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आई थिंक आई मीन जब हम इसको स्केल अप करेंगे तो इसकी कॉस्ट बेहतर बताई जा सकती है, लेकिन अभी भी हम स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी इसकी कॉस्ट कम है उनसे। कोई भी ऐसा शख्स अवाम की पहुंच में, कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोरोना अभी नहीं हुआ और वो चाहता है कि वो इस ट्रायल का हिस्सा बन जाए, सर क्या वो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए एंटीबॉडीज जो है ना, ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। हम सिर्फ उसी पेशेंट पे हमें यूज करना चाहिए जहाँ पे जो उसको डिजर्व करता है। ओके, नहीं ये जिंदगी बचाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है जिसको नहीं हुआ उस पर रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, वो उसको लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है उस वक्त वर्क करती है और जिस वक्त वो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इंसान किसी वायरस को, और क्योंकि ये वायरल न्यूट्रलाइजेशन करती है। अगर कोई शख्स जिसको नहीं हुआ और वो अपनी बॉडी में जो है वो इन्फ्यूज़ करवाता है इसको, देयर विल बी अ टाइम जब इसकी ये पीक पे जाएगा प्लाज्मा में और उसके बाद नीचे चली जाएगी एंटीबॉडी, तो ये डिसअपेयर हो जाएगी क्योंकि ये फॉरेन एंटीबॉडीज हैं, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन से आई हैं, तो इट विल नॉट स्टे लाइक, ये उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होती है जिसमें आप वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन से एंटीजन के बॉडी का अपने बी
सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद बॉडी के पास मेमोरी रह यानी जाती ये है। इम्यूनिटी फराहम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ये ठीक वक्ती करेगा। इम्यूनिटी फ्राहम कराता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो आप मेमोरी नहीं दे रहे होते। जो वैक्सीन होती है वो मेमोरी देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरी आसानी के लिए ज़रा दोबारा बताइएगा कि कितने मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें इंजेक्शन लग चुका है, और उन मरीज़ों की तरफ से क्या कुछ शिकायत मिली कि इंजेक्शन लगने के बाद उन्हें फीवर हुआ या बॉडी पेन या कुछ भी ऐसा? जी, हम जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। वी आर हाफ वे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, वी हैव नॉट सीन एनी पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट एनी एडवर्स इवेंट और एनी सीरियस एडवर्स इवेंट। किसी तरह का ऑब्जर्व नहीं हो। वो पेशेंट वैसे भी हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो अंडर मॉनिटरिंग ही होता है 24 आवर्स, क्योंकि इनमें से हाफ ऑफ द पेशेंट आईसीयू के पेशेंट थे। आईसीयू के पेशेंट पे वैसे भी जो है वो एक डेडिकेटेड स्टाफ जो है ना ऑलवेज जो है ना वो उसके साथ होता है, पेशेंट के उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन गोइंग फाइन। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, पाकिस्तान को मुबारकबाद और दुआओं की दरख्वास्त है कि आगे भी जो हमारा जो हाफ वे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसी पर मैं सर एक कमेंट आपसे चाह रहा हूँ, बिकॉज हमने प्लाज्मा ट्रायल से मुतालिक तो ये देखा कि एक शख्स जो ठीक हुआ उसका प्लाज्मा निकाला गया और फिर दूसरे मुतासरा शख्स को लगाया गया। इन योर केस कितने लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे जिसको फिर आप एनरिच करने के बाद वो जो एंटीबॉडीज निकालने के बाद लगाएंगे 1 2 4 5 कितने लोग प्लाज्मा आपको दे दें इस वक्त? ज़रूरत कितनी की है ताकि आपके ट्रायल मुकम्मल एटलीस्ट हो जाए? हमारे ट्रायल के लिए तकरीबन जो है ना वो 60 से 70 लोगों को जो है ना अपना प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा ताकि हम अपना ट्रायल कंप्लीट कर सकें। तकरीबन 60 कह लें, ये रफली 50 to 60 लोगों का आज और कल 2-3 दिनों में अगर 60 का नंबर आप लोग अटेन कर लेते हैं then we can go back to our work and we can complete our trial। हम लोग जो है वो मेरा ख्याल है कि विद इन अ मंथ अपना ट्रायल कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और ये ज़बरदस्त काम आपसे किया गया है। हाफ वे ऑफ द ट्रायल में खबर शेयर करने का मकसद ये है कि इस वक्त लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जो प्लाज्मा है वो ख़त्म हो चुका है। जो 60 से 70 लोगों का प्लाज्मा इस वक्त डॉ यूनिवर्सिटी को चाहिए ताकि उसमें से एंटीबॉडीज़ निकाल के उन तमाम मरीज़ों को लगाई जाए जो इस वक्त क्रिटिकल हैं, जो इस वक्त अस्पतालों में, जो इस वक्त ICU में हैं, ताकि इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। बिकॉज अभी तक इसके नताइज 100% है। ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान ने इसमें लीड ली है। तो अपने शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। अभी एक खबर इसी से मुतालिक है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस के मरीजों को वैक्सीन देने की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने कहा है कि कोरोना मरीजों को वैक्सीन देने का आगाज़ 11 दिसंबर से किया जाएगा और मंजूरी के 24 घंटों के अंदर वैक्सीन कोरोना मरीजों तक पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं ये लोग, और FDA का इजलास 10 दिसंबर को बुलाया गया है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे खातीन के हिम्मत, हौसले और जज्बे की। खातीन किसी से कम नहीं है जनाब। अब खवातीन गाड़ियां भी चला रही हैं। सहरा के मैदान में रतीले ठेलों पर गाड़ियां दौड़ाती हुई हमें नजर आ रही हैं। खवातीन दुश्वार गुजार रास्तों पर रफ्तार की जंग, जिग-जैग ट्रैक पर महारत, थल जीप रैली में खातून ड्राइवर्स ने भी अपनी धाक बिठाई। वुमेन कैटेगरी में तुष्ना पटेल और सलमा खान गाड़ियां दौड़ाती हुई हमें नजर आई। सलमा खान ने टाइटल अपने नाम किया, लेकिन बदकिस्मती से तुष्ना पटेल की गाड़ी हादसे का शिकार होकर रेस से बाहर, खैर नहीं चलता है लेकिन इतनी आगे तक आ गई, यही बड़ी बात है। और मर्दों के शाना बेशाना सहरा में गाड़ियां दौड़ाना कितना मुश्किल था, रेस के लिए तैयारियों से लेकर टाइटल हासिल करने तक का सफ़र कैसा रहा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रेस विनर सलमा खान और खातून रेसर तुष्ना पटेल ने। अस्सलाम वालेकुम सलमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम तुष्ना, गुड मॉर्निंग। मुबारकबाद। और सलमा थोड़ा सा बताइए कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, और हमें याद है जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी उस वक्त आप ज़ख्मी भी थी। आपने जितनी प्रैक्टिस की है, जितने आपने इवेंट्स में हिस्सा लिया है, दैट्स ऑलवेज अ हार्ड टास्क टू डू, लेकिन आपने हमेशा उसको किया है, ब्यूटीफुली किया है। थोड़ा सा इससे मुतालिक मुझे बताएं कि ये जो आपने जीत अपने नाम की है, वाज इट डिफिकल्ट? तुष्ना ने आपको टफ टाइम दिया था या नहीं? इट वाज एन इजी टास्क फॉर यू? अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान का जो ट्रैक है, ये पाकिस्तान में जितने ट्रैक्स हैं उनमें वन ऑफ लाइक टफ ट्रैक माना जाता है। और जहाँ तक आपने तुष्नाबाजी की बात की है, मैं मतलब कंपटीशन इस तरह नहीं है कि मैं किसी को हराने के लिए जा रही हूँ। मैं अपनी रेस करने के लिए जाती हूँ और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाती हूँ। हम 3-4 दिन से वहीं पर थे। हम लोगों ने, पूरी टीम ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है कि मैं वहाँ अकेले जाती हूँ, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। डेली प्रैक्टिस होती है,
तो उसका रिजल्ट मुझे आया है। तो ये डिफरेंट आपको नहीं लगा, ये ट्रैक डिफरेंट नहीं लगा आपको? आपके लिए बिल्कुल इजी रहा क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी बहुत की थी। ठीक है, डिफिकल्ट ट्रैक था, बट आपकी नहीं, प्रैक्टिस की वजह से नहीं, इस बार काफ़ी डिफरेंट था। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी अपग्रेड की थी। मैंने काफ़ी जगह पे बताया कि मैंने काफ़ी जो गाड़ी है मेरी उसके वेट बहुत ज़्यादा है और ट्रैक काफ़ी नैरो था। और ट्रैक की जो है वो वैसे 200 किलोमीटर होता है, इस दफ़ा 100 किलोमीटर था। ओके। और उन्होंने ट्रैक तो छोटा कर दिया लेकिन उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया। लेकिन मुझे काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक था और मुझे चैलेंजेस पसंद है और मैंने ट्रैक अच्छे से कंप्लीट। अच्छा सलमा, एक बात मुझे और बताइए, जाहिर है इस ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाते हुए कितनी बार ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा तुष्णाबाजी निकल गई आगे, मैं रह गई पीछे, या नहीं स्टार्ट से आप सबसे आगे थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाइंग में भी जो है मैं फर्स्ट आई थी। ओके। और क्वालिफाइंग में जब आप फर्स्ट आते हो तो आप ट्रैक पर भी सबसे पहले निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम लीड पर थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा सलमा, कुछ तो दिल में खौफ होगा ना, मतलब आप जब गाड़ी चलाते हैं या आप जब इस तरह के ट्रैक पर होते हैं तो कुछ दिल में खौफ होता है या कोई एक डर कि अच्छा अगर मैं पीछे रह गई या कुछ भी ऐसा, तो वो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, वरना श्रेब आपको ट्रांसलेट करके जी बिल्कुल। अब नहीं, आपकी आवाज़ आ गई है। आप डर की बात कर रही हैं। अगर आपके दिल में डर होगा थोड़ा सा भी तो आप बिल्कुल भी इन ट्रैक्स पे नहीं जा सकते हैं। डर नहीं होता और हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती हूँ, उल्टा मैं इंजॉय कर रही होती हूँ ट्रैक को। और जितने भी टर्न्स आते हैं, जितने बम्स आते हैं, मेरी ये कोशिश होती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड होता है कि हमें जितना क्राउड देख रहा है उसको अच्छे से अच्छे परफॉर्म करके दिखाएं। तो डर बिल्कुल भी नहीं होता। क्या बात है। अच्छा ये बताएं सलमा, इस 100 किलोमीटर के ट्रैक पर जो कि आपने कहा कि इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, नॉट फॉर यू। जी बिल्कुल। आई एम श्योर नॉट फॉर यू, आपने तो बड़ा अच्छे से इसको कर लिया। कोई ऐसा टर्न, कोई ऐसा स्पॉट आया जब आपको लगा कि हादसा हो सकता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो गाड़ी है जो इस वक्त मेरी टीम ने मुझे बनवा के दी है, मेरे स्पॉन्सर्स ने, वो टॉप ऑफ द लाइन है। और उसमें मतलब कि किसी हादसे का कोई मतलब चांस नहीं है। और दूसरा फिर ड्राइविंग पे होता है, हम लोग जो यहाँ 4-5 दिन प्रैक्टिस करते हैं उसको हैंडलिंग का टोटल मतलब हम लोग इसीलिए यही देख रहे होता है कि हमें कोई 4 दिन हम लोगों ने ट्रैक जो है वो याद करना होता है। तो कोई ऐसी मतलब हादसे का तो कोई वो नहीं आया, चांस नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमा, जिससे कि खवातीन अब तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं, हर मैदान में मर्दों से ज़्यादा आगे हैं। ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ घर वाले ऐसे होते हैं या स्पेशली अम्मा ऐसी होती हैं कि उनकी सोची थी नहीं बेटा ये मत करना, ये लड़कियों के करने के काम नहीं है। कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला शुरू में? शुरू में थोड़ा था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। अब तो प्राउड फील करते हैं सारी फैमिली फ्रेंड्स। मुझे देख के उल्टा काफ़ी सारी लड़कियां वो चाहती हैं कि वो रेसिंग में आए और वो भी पार्टिसिपेट करें। और सलमा, कोई और ट्रैक जहां पर आप गाड़ी दौड़ाना चाहती हैं आपके जहन में हो, फलाने मुल्क का हो या किसी और शहर का, कोई और ट्रैक जिस पर आपकी ख्वाहिश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। मैं हर जगह मतलब मेंशन करती हूँ कि डकार रैली में जाना है। वर्ल्ड बिगेस्ट जो है रैली है, इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में 5 साल का तक तो वहीं पे होगी। तो इंशाल्लाह जाऊंगी और मतलब हम लोग का ये है इरादा, मेरा टीम के टॉप उसके लिए तैयारी जारी है? कर जाएगी जी बिल्कुल तैयारी जारी है बिल्कुल। वो कब है वैसे, अब इवेंट कब है उसका? और मैं नहीं, उसके लिए हमें सबसे पहले मतलब बाहर जाके मुझे ट्रेनिंग लेनी है, पूरी टीम के साथ जाना है। तो इंशाल्लाह 2021 में इरादा तो हमारा है। सलमा, अच्छा उस मुश्किल ट्रैक पर जाना, उस पर गाड़ी चलाना, उससे पहले प्रैक्टिस, ये एक बात, लेकिन जब नॉर्मल आप ड्राइव करती हैं, एक नॉर्मल कार नॉर्मल रोड पे जब आप ड्राइव करती हैं तो कितना डिफरेंट आपको लगता है? आपको लगता है ये सब कुछ बड़ा स्लो सा है? बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। नहीं, नॉर्मल जब मैं ड्राइव करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यंगस्टर्स मुझे काफ़ी फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए एक मोटिवेशन हूँ। मैं अगर इधर उधर और भी कहीं देख लेती हूँ कि कोई मतलब रैश ड्राइविंग कर रहा है तो मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनको मैसेज दूँ कि आप लोग नॉर्मल ड्राइविंग किया करें। तो मैं बड़ा काम और नॉर्मल होकर ड्राइविंग करती हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके सारा अपना जितना भी वो हमारी दिल होता है रेसिंग का वो हम सब वहाँ कराते हैं। तो मैं बड़ा नॉर्मल मतलब
आराम से ड्राइविंग करती हूँ। अच्छा बिल्कुल। सलमा, ये नॉर्मल ड्राइविंग की बात, अब नॉर्मल ज़िंदगी में अगर हम आएँ तो जैसे कि आप सहरा में तो गाड़ी चला रही हैं, दौड़ा रही हैं, तो कभी घर में ये बात हुई कि अच्छा गाड़ी तो तुम चला लेती हो बड़ी तेज़, ज़रा तेज़ से रोटियां बना के हमें दिखाओ, ऐसा होता है, ऐसे सवाल होते हैं ख़वातीन से? हाँ, थोड़ा बहुत खाना शाना बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत। थोड़ा। लेकिन ऐसे मेरे मतलब शौक डिफरेंट है, तो मुझे मतलब कि वो घर में काम ये वगैरह ये मुझे मैं इतना नहीं करती। अच्छा, यानी मतलब सलमा, मैं जिम ओके, यानी आपके शौक बड़े डिफरेंट हैं। वो जो एक टिपिकल लड़कियों वाले शौक होते हैं वो नहीं है, खाना या उसका शौक होना या नहीं, मेकअप का, बिल्कुल भी तैयार नहीं होने मुझे का, खाना कपड़ों बनाना का। नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कपड़ों का शौक है मुझे, बिल्कुल है, मुझे गैजेट्स का है, मुझे कपड़ों का है, मुझे फोटोग्राफी का है, मुझे घूमने फिरने का है। लेकिन ये खाना बनाना और ये बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कुछ उल्टा सीधा बन जाता है तो फिर वापस किचन से अच्छा, वापस। इससे पहले कि हम तुष्ना की तरफ जाएं, थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस ही मुकाबले में जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उसके बाद फिर आप उनके पास पहुंची होंगी डेफिनेटली, क्या बातचीत हुई, कैसे आपने उनको हौसला दिया? क्योंकि जाहिर है आप रिस्पेक्ट उनकी करती हैं बट वो हारी, तो आपने उनको हौसला कैसे दिया? जी बिल्कुल, मैं जब ट्रैक से निकली थी तो मेरे पीछे वो जो फीमेल पार्टिसिपेंट थी वो आ रही थी, और हमारे पीछे मेरी सारी जो टीम है वो आ रही थी, क्योंकि वो पीछे पीछे आते हैं, उनमें मैकेनिक्स होते हैं सही। और गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो उन्होंने बताया, बिल्कुल हमारी टीम वहाँ पे रुकी, उनकी सारी गाड़ी चेक की और उनसे देखा गया कि जितने हद तक कोशिश हो सकती है उनकी गाड़ी को ठीक किया जा सके। तो अब उन्होंने मुझे मैकेनिक्स वगैरह ने बताया कि उनके गाड़ी में कुछ इश्यूज आए हुए थे सारे, मतलब उनको चेक किया गाड़ी को, तो लेकिन वो गाड़ी ऑन द ट्रैक तो ठीक नहीं हो सकती, और हम लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि मैं अच्छी खासी लीड पर थी स्टार्ट में, तो हम लोग का वापस जाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और उसके बाद जो है वो मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि हम लोग सेरेमनी पे गए थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। और कोई बात नहीं, हादसात होते रहते हैं और ये पार्ट ऑफ गेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रैली में आगे जितने भी रैलीज आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सलमा, मुझे ये भी बताएं कि इस खेल के लिए हमारे मुल्क में आगे इसको मजीद लेके जाने के लिए कोई रुकावट जो कि आप समझती हो कि इस खेल को फ़रोग देने के लिए ये रुकावट है, अभी इसका हमें सामना है? जी बिल्कुल, मैंने हर जगह बात की है कि अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्शन पे सारे जो है वो जैसे कि मेरे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं लड़कियां हैं या जो भी है वो अपने ओन पे नहीं आ सकती। मैं अपने स्पॉन्सर्स हैं मैं तो खैर एक टॉप सिटी 1 की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए वो हेल्प आउट करे, ट्रैक्स बनाए ताकि जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं वो सामने आ सकें। अपने ओन पे कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को कहूँगी कि वो कुछ हेल्प आउट करे, गवर्नमेंट हेल्प आउट करे, और हर सिटी के लेवल पर या स्पेशली बड़े शहरों पे हमें ये ज़रूरत है कि वहाँ पर ट्रैक्स हों। तुष्ना से हमारा राब्ता बहाल हो। तुष्ना, कमिंग टू यू नाउ, थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा कि हादसा हुआ आपकी गाड़ी को, अभी हमें सलमा भी बता रही थी गाड़ी इस कदर ख़राब हुई कि वो ट्रैक पर ठीक हो नहीं सकती थी, तो थोड़ा सा बताएंगी जब स्टार्ट हुई ये रेस कितने मिनट के बाद, कितने किलोमीटर के बाद ये हादसा और कैसे हुआ? क्या गलती आपसे हुई या क्या मैकेनिकल फॉल्ट था? और आपकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है? हेलो जी तुष्ना, आपको आवाज़ आ रही है? जी सॉरी, रिपीट करेंगे तुष्ना, क्वेश्चन? एक तो ये कि अपनी आपकी तबीयत कैसी है, और दूसरा ये कि जब ये ट्रैक पर आपने गाड़ी दौड़ाना शुरू की इस मुकाबले के लिए, कितने मिनट के बाद, कितने किलोमीटर के बाद ये गाड़ी हादसे का शिकार, और वजह क्या बनी? गलती हुई या कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट था? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो गाड़ी पे ठीक नहीं हो सकती थी उस ट्रैक पर। जी एक्चुअली आई थिंक विद इन द फर्स्ट 7 to 8 किलोमीटर्स में ये हुआ था। एक वाटर चैनल था जो बहुत आई थिंक उस पे सैंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा डिसीविंग था। हालांकि मैंने रेकीज काफ़ी की हुई थी, मगर आई थिंक उस वक्त क्योंकि रेस वाले दिन मेरी स्पीड ज़्यादा थी, वो अचानक से वो जो वाटर चैनल है वो मेरे सामने आ गया और मुझे ब्रेक लगाने का टाइम नहीं मिला। तो उसमें मेरी गाड़ी ने हिट किया और मैंने जब डैशबोर्ड पे देखा तो डेफिनेटली मेरा टेम्परेचर गेज मिसबिहेव कर रहा था, मगर फिर भी मैंने गाड़ी चलाई जब तक चली मेरे से। तो आई थिंक मैंने काफ़ी गाड़ी के इंजन को काफ़ी आई थिंक थोड़ा डैमेज किया, रेडिएटर का पानी लीक हो गया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। आई वाज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द फिनिश, बट आई गेस के गाड़ी ने साथ नहीं दिया। अनफॉर्चुनेट था कि ये बंद मैंने जो है वो मिसजज किया, तो वो डेफिनेटली गलती थी। एंड
उसका अफ़सोस है क्योंकि ये 8 इयर्स में मेरा पहला DNF है एंड उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है बिकॉज़ समथिंग लाइक DNF इज़ समथिंग दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल आप स्लो फिनिश करें, आप लेट फिनिश करें, मगर फिनिश ज़रूरी होता हाँ, है। ये बात सही है। डू नॉट फिनिश वाली बात तो आपने बिल्कुल सही की, लेकिन चलिए हो जाता तुष्ना, ये तो किसी के साथ किसी भी वक्त किसी भी खेल में, किसी भी मैदान में, किसी भी मुकाबले में हो जाता अगर है। गाड़ी ने साथ में देखी, इनकी हिम्मत ने हिम्मत है। इनका साथ दिया। और अच्छा, ये आपने कहा ना कि रैकी भी आपने की थी, क्योंकि हम सलमा से भी यही बात कर रहे थे कि ज़रा ये ट्रैक ऐसा था कि थोड़ा नया ट्रैक था, 100 किलोमीटर का ट्रैक था, दुश्वार गुजार ट्रैक था, उसकी रैकी तो बेशक आपने की, लेकिन फिर भी कोताही हुई। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ आप तुष्ना अपने बारे में भी बताइएगा, इससे पहले कितने मुकाबले हुए और कभी ऐसा हुआ हादसे का शिकार आपकी गाड़ी हुई हो, ऐसा पहले हुआ या दिस वाज द फर्स्ट टाइम इस नेचर की का एक्सीडेंट, इस नेचर का मसला? जी, मेरे साथ आई थिंक ये सेकंड टाइम हुआ है रेस के दौरान। मेरी एक दफ़ा 2019 में मेरी गाड़ी फ्लिप हो गई थी, बट दैट वाज़ ड्यूरिंग रेकी, सो दैट इज़ डेफिनिटली नॉट काउंटेड। मेरी हुई थी 2000 आई थिंक 15 या 16 में चोलिस्तान में मेरी गाड़ी रुक गई थी, मगर फिर हमने इसको मैकेनिकली की फिट करके मैंने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। और बेसिकली 2013 से मैं रेस कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द फन ऑफ इट। मैं इंजॉय कर रही हूँ इसको। मेरे जो रेसिंग फ्रेटर्निटी है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मज़े की बात यह है कि हमेशा जब मेरी रेस या तो फिनिश नहीं ये फिनिश नहीं हुई या हब रैली में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी या चोलिस्तान में सेकंड, तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मेरी रेसिंग फ्रेटर्निटी से। मोर एंड मोर पीपल कम अप टू हेल्प एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। और अभी भी मैं थल से वापस आई हूँ तो रास्ते में मुझे इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस और सब ने मुझे हौसला दिया है एंड डेफिनेटली मैं खुद भी बहुत स्ट्रांग हूँ। इंशाल्लाह 1 महीने में झलमक्सी की रैली है, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू रेस। इंशाल्लाह गाड़ी तैयार हो जाएगी एंड आई विल बी रेसिंग इन झल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआ भी यही है कि हम आपको दोबारा से इस सेरा में आपकी गाड़ी जो है दौड़ती हुई देखना चाहते हैं। बेहद शुक्रिया सलमा मरवत और तुष्ना हमारे साथ मौजूद थी और ख़वातीन की हिम्मत की एक मिसाल। कभी तफरी का बेहतरीन जरिए समझे जाते थे, मगर कोविड-19 ने इस तफरी को भी आवाम से छीन लिया है। इन दिनों उसी थिएटर की बहाली के लिए कराची के कुछ नौजवान सरगर्म अमल हमें नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में स्ट्रीट थिएटर का इनकाद किया जा रहा है। ऐसे एक थिएटर को देखने के लिए मोहम्मद शुएब अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके गए, और उनका तजुर्बा कैसा था ये मैं आपको दिखाती हूँ। अरे क्या बदतमीजी है, दिखाई नहीं देता, ये लेडीज की सीट है। सीट नहीं, बस तू दिखाई देती है। स्ट्रीट थिएटर तो है, लेकिन म्यूजिक के बगैर बड़ा अधूरा सा है। और म्यूजिक किसने दिया है इसका? सागर ने दिया है इसका म्यूजिक। सागर कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सागर मुझे थोड़ा सा बताएंगे, ज़ाहिर है बड़ी प्रैक्टिस की आपने, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करें और थिएटर के लिए म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट है? थिएटर के लिए म्यूज़िक एक आप ये मैं कहूँगा कि थिएटर के लिए म्यूज़िक कहीं ना कहीं उसकी बैकबोन है, क्योंकि रिदमिकली अगर आप कोई चीज़ों को देखते हैं तो थिएटर में अगर रिदम्स ऐड हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, अब ज़रा इस थिएटर से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, जो यूथ के इश्यूज़ हैं, वो इस थिएटर के ज़रिए बताए जाएंगे। तो म्यूज़िक भी वैसा ही कुछ है? म्यूज़िक भी ऐसा जो यूथ को कैटर करेगा? नहीं, क्योंकि ये प्ले प्रॉपर एक चीज़ को मतलब कि बता रहा है, लेकिन म्यूज़िक इसमें जस्ट फन ऐड कर रहा है। तो ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है इंडोर थिएटर एंड देन आउटडोर स्ट्रीट थिएटर? इंडोर थिएटर से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, क्योंकि आप इंडोर में तो आपके पास एक प्रॉपर ऑडिटोरियम होता है, एक चीज़ डिज़ाइंड होती है, यहाँ पे कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों के साथ, तो बड़ी मेहनत और हमने कोई महीना 1.5 महीना इसको प्रैक्टिस किया, तब जाके हम यहाँ पे आए। ज़बरदस्त। देखते हैं थिएटर होता है कैसा। जी, थैंक यू। थिएटर के लिए यूँ तो
तो सबने मेहनत की है, बड़ी जान लगाकर मेहनत की है, हर इंडिविजुअल की अपनी मेहनत है, लेकिन डायरेक्टर की मेहनत है सबसे ज़्यादा। डायरेक्टर है इन सबकी मेहनत के पीछे, डायरेक्टर है उस डांट डपट के पीछे भी कि जिसके बाद हमें एक मास्टरपीस नज़र आता है। तो डायरेक्टर हैं आफरीन सहर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थकी थकी सी लग रही हैं आप? हाँ, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। कितने दिन से मेहनत कर रही हैं? हमें 2 महीने हो गए। 2 months? 2 months अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि इससे मुतालिक हम ये समझ पाए अब तक कि कुछ ट्रू स्टोरीज हैं जो डिपिक्ट की जाएंगी, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। पहले जब हम इस वर्कशॉप कर रहे थे और मैं ट्रेनिंग दे रही थी स्ट्रीट थिएटर की बच्चों को, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कुछ मुद्दे रखें सामने जो आपको लगते हैं कि अहम है या आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में महसूस किया हो, तो हम उसको पिरो सकते हैं इन कहानियों में। तो कुछ उन्होंने शेयर किया कि हमारे साथ ऐसा होता था, या हमें ट्रैफिक में इस तरह रोकते हैं, तंग करते हैं, अगर हम बाइक में होते हैं तो हमें हमें इस तरीके से चालान काटते हैं, कोई मर्सिडीज या टोयोटा में चालान काटने वाले भाई ने ये नहीं बताया कि खुद गलती क्या करते हैं? नहीं, मतलब वो जिस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन पर, या अगर आप बात करें, जैसे एक लड़की उसने बोला कि मुझे जो है हमेशा मेरे छोटे भाई को बोला जाता है कि मुझे हर जगह छोड़ कर आओ। तो हमने उस पर रिलाई नहीं करते, या उसको कहीं आने जाने नहीं देते, लड़के भाई जो है वो उससे छोटा है। ओके। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी कहानियाँ ये बयान की कि मैं एक्टिंग फील्ड में आया तो मुझे क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। जब मैं इंजीनियर था तो मुझे एक अलग किस्म की इज्जत मिलती थी। अब जब मैं इसमें फ़नून लतीफ़ा की तरफ में आया हूँ तो किस तरीके से जज किया जाता है। हाँ, और एक हम आर्ट्स के इदारे में हैं तो हमें ये भी पता है कि कितनी मुश्किल होती है, कितनी कम अहमियत दी जाती है आर्ट्स को। तो ये कोई शक नहीं, अहमियत बहुत कम दी जाती है, हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। और बल्कि सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशन है आर्ट की। लेकिन आप मुझे बताएं कि इतने वास्ट टॉपिक्स और आधे घंटे में करना है, इट्स अ बिग चैलेंज। इट इज़ अ बिग चैलेंज। और मेरे पास आधा घंटा भी नहीं था, तकरीबन 20-25 मिनट का हमें कहा गया था। लेकिन अब हम क्योंकि जो हैं थोड़े से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, एक पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं, पोर्ट ग्रैंड है, तो मैंने 1-2 गाने उसमें और ऐड किए हैं। कोई एक मुद्दा जो कि आपको लगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इस पर तो लाजमी बात होनी चाहिए, बल्कि आपको लगता है कि बार बार होनी चाहिए, वो ये है कि सिंगिंग डांसिंग थिएटर कैसे करें, इसमें नहीं कोई पैसा। सिंगिंग डांसिंग थिएटर कैसे करें, इसमें नहीं कोई पैसा। कोई अच्छी नौकरी दे दे हमें, क्या है दुनिया में कोई ऐसा, तो बोलो वाह भाई वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। और देखते हैं जनाब थिएटर कैसा है, ये आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। पाकिस्तान का फाइनल मैच और पाकिस्तानी बच्चे चैंपियनशिप में 5 खेल कर रहे हैं और ये शायद हाफिज ने बॉल फेंक के बॉल हवा में गई और ये पड़ा, वो लाइन पे चली गई है। अरे ओ मियां खादिम, क्या कर रहे हैं? कुंडा लगा रहा है। कुंडे का बिल तो देते जा। कुंडे का बिल? जी, कुंडे का बिल। देखो देखो भाइयों बहनों, हो रही है चोरी। देखो देखो भाइयों बहनों, हो रही है चोरी। इंतजामिया कानून के नाम पर हमारे यूथ के चैलेंजेस क्या हैं, हम क्या कुछ एब्जॉर्ब करते चले जा रहे हैं, ये सब कुछ इस थिएटर में दिखाया जा रहा है। और बैक स्टेज पर आ गए, तैयारी जारी है, रिहर्सल्स जारी हैं। थोड़ा सा वक्त हमने इनका ले लिया, थोड़ा सा इनको रोक लिया। अब जरा इनसे पूछते हैं तैयारी से मुताल्लिक और इस थिएटर में होने क्या वाला है। अरमान हमारे साथ है। अरमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप सुना। बड़ा अच्छा लगा, आपने वक्त दिया मुझे थोड़ी सी देर को। लेकिन मुझे बताएं अरमान के ज़ाहिर है मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, और उन मसाइल को थोड़ी सी देर में आप लोगों ने दिखाना है। कौन कौन से मसले पिक कर लिए? पहले तो हमने पानी का मसला पिक किया। ओके। और जिस तरह हरेसमेंट होते हैं उसका मसला पिक किया है। काफ़ी मसले हैं, ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ हैं। सोशल इश्यूज़ को पिक किया आपने, पॉलिटिक्स के ज़रिए, एक्ट के ज़रिए उसको पेश करेंगे। ओके, आप देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल देखेंगे हम। लेकिन मुझे बताएंगे ज़रा आप लोग पहले कर चुके हैं परफॉर्म? जी, हम कर चुके हैं कराची थिएटर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में। ओके, अब यहाँ पे एंड व्हाट्स नेक्स्ट? सेकेंड टाइम। नहीं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो अल्लाह बेहतर करें। कहीं और पर भी है इरादा? उम्मीद है, लेकिन एक कराची की बात है तो कराची में ही होगी।
उम्मीद है कि हम लाहौर निकलें या कहीं सिटीज़ में जाएं। यानी आप चाह रहे हैं कि लाहौर वाले भी कराची वालों के मसले समझें, क्योंकि ये W11 का मसला भी कराची का मसला है। वहाँ जाके कुछ और कर लेंगे, मेट्रो बस का कर लेंगे। चलिए ठीक है, शैरल से भी बात करते हैं। और जाहिर है इस थिएटर में लड़कियां भी हैं, लड़कियां इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या फेस करती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस क्या आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं या कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं? इस सवाल को हम लेकर चल रहे हैं शैरल के पास। शैरल, थोड़ा सा मुझे बताएं, ज़ाहिर है ये हैरासमेंट, इस पर इतनी बात हो चुकी है, बट ज़ाहिर है स्टिल ये सोसाइटी में इट्स स्टिल प्रिवेलिंग। बट ख़वातीन के कौन कौन से मसले हैं जिस पर आज आप लोग बात करने वाले हैं? एक्चुअली हरासमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जिसकी वजह से यूजुअली लड़कियां जो है अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरती हैं, यूजुअली किसी के साथ फ्रैंक होने से भी डरती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर वो किसी के साथ फ्रैंक होंगी तो उस चीज़ का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, या तो वो इंसान या कोई दूसरा आसपास से। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी उसके अलावा लड़कियों की एजुकेशन और औरतों की लाइफ में कितने मसले होते हैं। हमारे एक्ट के अंदर एक औरत ज़ात भी है, जिसके अंदर औरत के ऊपर कितना जो है प्रेशर दिया जा रहा है चीज़ों को लेकर, कि जब वो छोटी होती है तो उसके साथ क्या होता है, फिर जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में आती है तो उसकी लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स, उसकी एक एक स्टेप ऊपर जाता है, देन उसकी शादी, फिर आगे। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। मछली फरोश, इन्होंने तारीख रकम की, पहली बार अपना ठेला FBI में रजिस्टर करवाया। कराची के इस नौजवान ने छोटा कारोबार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को बढ़ाया है। शाहिद उर्फ सी फूड बाबू, इन्होंने अपने कारोबार को बाकायदा तौर पर FBR से रजिस्टर करवाया है, बल्कि उसका NTN नंबर भी शाहिद के पास है और टैक्स भी कौमी ख़जाने में जाएगा। यानी नॉर्मली भी ऐसा होता है कि हम टैक्स तो पे कर रहे होते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करवाते, हम उसको फाइल नहीं करते। तो शाहिद आज हैं हमारे मेहमान, हम भी कुछ देर में उनसे बात भी करेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ा और ये उन्होंने क्यों किया, किस चीज़ ने उनको पुश किया, किसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। शाहिद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। कैसे मिजाज आप? शाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं मुझे, ये आइडिया कैसे आया कि आपने इस ठेले को, इस कारोबार को रजिस्टर करवाना है FBR में? अच्छा, सबसे पहले तो एक अहम बात यह है कि जब ये कोरोना कोविड का सिलसिला चल रहा था तो मैंने मुआशरे में देखा, क्योंकि मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं फेसबुक पर देखता रहता था कि कारोबार दिन ब दिन तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं, मुल्क की हालत, मुल्क की मईशत जो है ना खसारे की तरफ जा रही है। आए दिन हमें देखने को मिले, एक बहस चल जाती है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है ना IMF के पास जा रहे हैं, कर्ज़े मांग रहे हैं, हम भिखारियों की तरह दुनिया के सामने जो है ना भीख मांग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ये था कि सोशल मीडिया के अंदर जो मायूसी और जो नौजवानों के अंदर जो एक परेशानियां थी कि भाई नौकरियां नहीं हैं, जॉबलेस हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इतने में जाहिर सी बात है जब कोविड आया तो आलमी मईशत क्राइसिस में आई, पूरी दुनिया के साथ हुआ, वहाँ पाकिस्तान भी था, उसमें जॉब का भी इशू था। तो मैं टीचिंग के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो उस दौरान मेरी ट्यूशन चली गई। ट्यूशन के अलावा एक जॉब और मैं करता था, वो जॉब भी गई। अब मेरे पास सिर्फ था स्कूल, वो भी लग रहा था कि एजुकेशन सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा और ये कोविड जब तक स्कूल बंद हो गया तो हमारी सैलरीज कहाँ से आएंगी। तो फिर मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिकली जो है ना ये कारोबार शुरू किया। अब मैंने देखा कि इस वक्त हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चल रहा है, तो देखा हर कोई कपड़ा बेच रहा है, हर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा एक यूनिक काम किया जाए जो मेरी सकाफ़त भी है और जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं बाय कास्ट बंगाली हूँ, तो मुझे मछलियों की सबसे ज़्यादा पहचान है कि मुझे पता है। तो फिर मैंने सी फूड की तरफ तवज्जो दी। फिर मैंने एक्सपीरियंस के लिए फ़ेसबुक पर पेज बनाया और इसको रन अप करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये तकरीबन 1-2 महीने काम अच्छा खासा, इसको ऑटोमेटिक जो बूस्ट ऑर्गेनिक मिलना शुरू हुआ मुझे रिस्पांस, फिर मैंने सोचा क्यों ना अब तो बस ठीक है एक सर्विस वहाँ से ला के देना, अब क्यों ना एक ऐसा प्रॉपर सेटअप हो जहाँ पर लोग मेरे पास आए, मैं अब लोगों के पास ना जाऊँ। अच्छा, अब कोविड के दौरान अहम मसला ये भी था कि आप कोई अच्छी जगह ले नहीं सकते, टाइम शेड्यूल का मसला, फिर वो लोगों के मिलने जुलने का मसला, गैदरिंग का मसला, डिस्टेंस का मसला, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। ऊपर से आपको पता है कि फिर सैलरी बेस्ड बंदा एकदम से फिर कोई जॉब बिजनेस में रिस्क होता है। फिर मैंने ठेला तैयार करवाया अपने वालिद साहब का।
अब ठेला तैयार करवाने के बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा जब अपना बिज़नेस शुरू कर ही दिया, स्टार्टअप ले लिया, अब मुआशरे में एक जो ठेले लगाने वाले बेशुमार लोग हैं, एक तो ये था कि मुझे नौजवानों को मोटिवेट करना था कि कोई कारोबार या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन असल में उनको करना था, मकसद था मोटिवेट करना कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे नौजवानों के अंदर भी जो है ना एक जज्बा बेदार हो, एक उनको नई जहत मिले। तो फिर मैंने ठेला बनवाया और ठेला बनवाने के बाद अब देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो है ना केले वाला केले बेच रहा है, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी फरोश है, तो मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर वही लोग माशरे के अंदर बेहिसी और फैलाएंगे कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा जो है ना ठेला लगा रहा है और मतलब तुम में और इसमें क्या फ़र्क है। तो उसी फ़र्क को वाज़े तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर मैंने FBR से अपना ठेला रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा, यहाँ पे मकसद ये नहीं था कि मैं दुनिया को दिखाऊं, असल मकसद मेरा ये था कि देखिए एज अ सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न, ये मेरा राइट बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं या भी कोई एजुकेशन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही चीज़ें सिखाई जाती है कि देखिए अच्छा शहरी होना और एक सिर्फ शहरी होने में क्या फ़र्क है। तो मुझे बनना था अच्छा शहरी, तो मैंने अपना जो राइट था, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ बिज़नेस, मैंने अपने आप को जाके रजिस्टर्ड करवा दिया। परेशानियाँ हुई हैं थोड़ी बहुत, लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा FBR पे रजिस्टर करने से। क्या परेशानी? फॉर एग्जांपल जब आप FBR गए तो वहाँ पे जो शख्स बैठा हुआ, जब आपने कहा कि मुझे ठेला रजिस्टर करवाना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? मतलब वो ताज्जुब में था कि भाई ठेला रजिस्टर्ड होता है मतलब पहली दफा ऐसा हुआ कि तारीख में मैंने कहा तो फिर इसका प्रोसेस क्या, मतलब मैं कारोबार कर रहा हूँ और मैं ही समझता हूँ कि मेरा एक छोटा सा कारोबार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज अ सिटीज़न अपना जो मेरा राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाऊँ। शायद मेरे इस इनिशिएटिव से 100 लोगों को, 100 से हज़ारों से लाखों लोगों को शऊर आ जाए, उनके अंदर जो शऊर बेदार हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक हल है कि आप एक काम करें, ठेला तो हम एज अ उसको प्रॉपर ठेला नहीं लिख सकते, आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दें इसमें। अच्छा। क्योंकि जब भी FBR पर आप रजिस्टर्ड करवाते तो वो कोई एक फिक्स्ड जगह मांगते हैं, या तो आपकी कोई शॉप हो या फिर आपके पास कोई प्लॉट हो जिसके नाम पर आप FBR रजिस्टर। तो फिर मैंने क्या किया कि FBR पर रजिस्ट्रेशन में अपने घर का एड्रेस दे दिया, प्लॉट नंबर, और फिर जो मेरा बिजनेस था सी फूड बाबू, ऑलरेडी जो मैंने पेज बनाकर उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उसको इंकरेज किया, तो उसका मैंने रजिस्ट्रेशन सी फूड बाबू इज नॉट रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, आपको देखते हुए और भी लोगों ने क्या कुछ ऐसा सुनने को मिला कि अच्छा मैंने किया तो मेरे पीछे लाइन लगी है? ये आप मीडिया की जानिब से इसको खासा पजीराई मिली, तो मुझे तकरीबन कोई 7 से 8 ठेले वालों ने रब्ता किया। अब उनके अंदर एक जज्बा है कि भाई ठेला भी रजिस्टर्ड होता है, मतलब मैं भी फाइलर बन सकता हूँ, मतलब एज अ टैक्स पेयर। तो ऐसा भी है और बहुत सारी तनकीदों का भी सामना रहा। क्या थी तनकीद? तनकीद ये थी कि एक तो हमारे यहाँ 2 चीज़ों का मतलब मसला है। हम ये समझते हैं कि हम कोई भी चीज़, कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लोगों को ये गुमान है कि भाई हम तो हर चीज़ में टैक्स देते, फिर हम फाइलर क्यों बने? बिल्कुल सही मतलब बात है। हम फाइलर भी बने, हम चीज़ों में भी टैक्स दें, सेल्स टैक्स दें। मैंने कहा देखिए 2 चीज़ें अलग अलग बातें हैं। सेल्स टैक्स आपका इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स आप तब देते हैं जब आपकी सैलरी एक लिमिटेड टाइम क्रॉस कर जाती है और आप एक हैंडसम अमाउंट आप मंथली आपकी सालाना आती है, उससे इसके स्लैब्स होते हैं, उसमें से आप चंद पैसे हुकूमत को देते हैं ताकि आपकी मईशत को फ़ायदा पहुँचे। देखिए अब हमारे मतलब जो निज़ाम है, जमहूरियत निज़ाम, इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स आते हैं जो भी मुल्क में, तो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स हमारी फैसिलिटेट के लिए होती है, हमारी फैसिलिटेशन के लिए होती है। उसमें हॉस्पिटल्स, उसमें मेडिकल्स, उसमें ये हमारे पुलिस, ये हमारे डिफेंस, जितने भी चीज़ें वो हमारे टैक्सेस से चलते हैं। अब लोगों को यही शऊर नहीं आ रहा कि भाई सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स 2 अलग अलग चीज़ें। सेल्स टैक्स आपसे एक कंपनी लेती है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते तो कंपनी जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी हुकूमत को टैक्स देती है, तो इनडायरेक्टली क्या करती है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करती है, सेल्स टैक्स लगाती है। That's same for the service tax as well. बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका फोकस है कि इनकम टैक्स होना चाहिए, इनकम टैक्स होना चाहिए गवर्नमेंट को जाए कि फैसिलिटेट करे और मैं डायरेक्ट टू गवर्नमेंट हो जाऊं। ठीक, अब मुझे ये बताएं फ़र्क क्या पड़ा, यानी आपकी आमदनी में कोई फ़र्क पड़ा ये करने से? नहीं, आमदनी में क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब आप कौमी खजाने को फ़ायदा देना चाह रहे थे ना? बिल्कुल। देखें इसमें मैं पूछना ही चाह रहा हूँ क्योंकि ज़रा एक स्लैब होती है, उस स्लैब में अगर आप फॉल करते हैं तब आप इनकम टैक्स पेयर होते हैं, तब आप उसे रजिस्टर करवाते हैं। क्या एक ठेले वाला इतना कमाता है कि फिर वो स्लैब में फॉल करे और फिर वो टैक्स पे करे? अगर सच्ची बात कहूँ तो यहाँ पर बहुत से ऐसे ठेले हैं जो माशाल्लाह कर लेते हैं। ओके,
कर लेते हैं, लेकिन ठीक है अगर कोई नहीं कर सकता जिसमें ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से कम है तो फिर तो वो नील हो जाता है। हाँ। फिर तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती। लेकिन फाइलर बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सोच अगर मैं ये मैं चाह रहा हूँ, प्लीज बताएं। हाँ, अगर छोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्हें आइडिया हो हाँ, कि देखिए बेसिक मिसाल के तौर पर जब आप बैंक के पास जाते हैं कोई लोन लेने के लिए, इन केस आपको एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कहती है सिक्योरिटी, तो आप सिक्योरिटी कहाँ से लाओगे? कोई शख्स आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो आप कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट्स बैंक के पास डिपॉजिट रखवाते हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके अगेंस्ट हमें लोन दे दें। अब फिर भी बैंक आपसे बड़े एक प्रोसेस वेरिफिकेशन का एक लंबा अरसा चलाता है, लेकिन जब आप FBR से रजिस्टर्ड होते हैं तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, जहां आपको इतने लंबे प्रोसेस से गुजर कर आना पड़ता है। अब बैंक को मालूम है कि भाई ये शख्स वैलिड है, FBR से रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो क्या करता है कि बैंक वैसे ही 70% आपको जो है ना रिलीफ दे देता है। उनको मालूम है कि अब ये बंदा कहीं भाग कर नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक बात और मुझे बताइएगा, अभी कुछ देर पहले आपने मेंशन किया कि आप बंगाली हैं जी। ये हमने जनरली देखा, मैं इसलिए आपसे सवाल भी करूं कि जनरली बंगाली अगर यहाँ पर बस रहे हो तो उनको आगे बच्चों को ID कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप FBR गए, मैं इसे समझना चाह रहा हूँ कि आपसे कभी आपने ऐसा फेस किया ID कार्ड का या और डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला पेश आया हो आपको? मैं इस पाकिस्तान में विक्टिम हूँ खुद। अच्छा। 3 साल मेरा केस चलता रहा हुकूमत पे, जिसके बाद मुझे काफ़ी पजीराई भी मिली। 2017 में मैं एक दफ़ा फिर वायरल हुआ था, और समा पे भी मेरा एक ब्लॉग है जिस पर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था 2018 में कि अगवानी हो या बंगाली जो इस मुल्क में रह रहा है और जिनकी दूसरी तीसरी नस्ल बड़ी हो चुकी है, उन्हें आइडेंटिटी कार्ड यानी सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। 2015 की स्टोरी है कि जब मैं वालदा का कार्ड ले गया और मैं अपना कार्ड बनवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1971 के प्रूफ दीजिए। मैंने कहा मेरे पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट तो हैं नहीं, क्योंकि चूँकि अरसा गुजर चुका है, किराए के घर में रहने की वजह से डॉक्यूमेंट इधर के उधर हो गए। लेकिन एज अ सिटीज़न मैं राइट रखता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि मेरी वालदा के पास कार्ड है, वो नेशनल है, मेरे ननियाल 65 से बिलोंग करती हैं यहाँ पर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अब। लेकिन उन्होंने वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाया और वो बड़ा लंबा अरसा चलता रहा। फिर मैंने एक जद्दोजहद की और वो तकरीबन 2.5 साल और 3 साल 2018 पे मुझे सिटीज़न मिली। मतलब 2-2.5 साल बाद आपको ID कार्ड 2015 में जब मैंने केस किया, फिर मैं इस्लामाबाद नादरा हेडक्वार्टर गया, वहाँ से मोहतसब आला गया, और गवर्नमेंट के पूरे रूल्स को फॉलो करने के बाद फिर मुझे नेशनलिटी मिली। इस वजह से आपके इस काम के बाद बहुत से और लोग जी आसान हो गया ये। मतलब अब देखें, अब एक अहम मसला यहाँ पे भी है कि अगर हुकूमत भी इस बारे में सोचे कि बताया ये जाता है, अब हेड काउंट तो हम नहीं कर सकते, एक गैर हतमी एक गैर नताइज है कि कराची में बसने वाले 30 से 35 लाख बंगाली है, जिनमें से 75% to 80% वो अनडॉक्यूमेंट है। अगर उनको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, और उसमें से बहुत सारे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बड़े पैमाने में दुकान चला रहे हैं माशाल्लाह, उनके पास लेबर है, मजदूर काम करते हैं, अगर उन्हें डॉक्यूमेंट कर दी जाए हुकूमत की जानिब से और वो खुद को FBR पे शो कर दे, तो अगर वो सालाना माशाल्लाह टैक्स देना शुरू करे तो इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। एक मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा, दूसरा I'm sorry to interrupt, लेकिन इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो तब तक बच्चों का बेफॉर्म बनना, उनका स्कूल का एडमिशन होना, ये प्रोसेस नहीं चलेगा। ये प्रोसेस चलना बहुत ज़रूरी है, देयर इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छी सोच है आपकी, स्टे पॉजिटिव। साथ मौजूद था बेहद शुक्रिया। हमें क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नन्हे छोटे छोटे बच्चों के मसाइल पर बात करेंगे डॉक्टर अनोखी खानम मिज़वे दास, लेकिन आफ्टर द ब्रेक हम उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। कराची की बात करते हैं, जिसकी सड़कों पर लड़कियां मोटरसाइकिल चलाती कम ही नजर आती है, और अगर ऐसे में कोई लड़की मोटरसाइकिल पर स्टंट करते दिखाई दे तो ये वाकई हैरान कुन बात है। कराची की मरीना सैयद प्रोफेशनल बाइकर हैं और कराची के क्लब में फीमेल बाइकर्स को बाइक चलाना सिखा रही हैं, और अब वो एक फिल्म में भी बतौर अदाकारा हमें नज़र आएंगी। खैर अभी तो हमारे साथ है, हम बात करते हैं उनसे। मरीना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरीना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि कब से बाइक चलाना शुरू की? डर नहीं लगा कभी कि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या करूँगी? सड़कों पर अकेली भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, स्टंट भी कर रही हूँ।
पहली बात अस्सलाम। और डर तो हमेशा हर चीज़ में लगता है जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो। जब आप इस चीज़ में आ जाते हो, स्टार्ट करते हो और एक डर को अपने सामने देख लेते हो तो ख़त्म हो जाता है। और स्टार्टिंग में लगता था जब मैंने बाइक स्टार्ट की थी, चलाना स्टार्ट किया था मैंने, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे मज़ा आता है। लेकिन खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो, क्योंकि नॉर्मली बाइक के एक्सीडेंट्स बड़े ब्रूटल किस्म के होते हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती हैं। नहीं, इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ, ये कह सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 3-4 माशाल्लाह 3-4 बार मतलब ऐसे मतलब जब मेरी लाइफ का फर्स्ट ओवर था और बाइक सीखने के पूरे 5 महीने बाद मैं गई थी यहाँ से कराची से कश्मीर। और मैं तब स्कूटी राइडर थी और मेरे पास डायरेक्ट 200 सीसी आके कि महीना चलाओ तो मैं चैलेंज है। और मुझे उस टाइम पे होता था कि यार चैलेंज है तो चल कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो जब मैं वो बाइक चला रही थी और मुनाल का रास्ता मुझे पता नहीं था कि कैसे, मेरी लाइफ का फर्स्ट ओवर था, वैसे भी मैं कभी मुनाल नहीं गई थी। तो जैसे मैं वहाँ जा रही थी और वहाँ बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की और रोड बिल्कुल पानी से थोड़ा मतलब गीला रोड था। तो वहाँ मैंने आगे का गियर शिफ्टिंग पे मैंने क्लच यूज़ किया, तो उस पर जब क्लच यूज़ किया मैंने तो मेरी बाइक स्लिप हो गई। वहाँ पर मुझे लगी थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मैं बच गई। तब मुझे डर लगा था कि अगर महीना तुम गिर जाती तो वो जगह ऐसी है मरीना, इस्लामाबाद मागरा हिल्स की आप बात करें, टिल पीर सुहावा, वो काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक है। उस पर जो बहुत अच्छे बाइक चलाने वाले भी हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई कोई और चला रहे, मैं नहीं चला रहा। दैट्स रियली डेंजरस वन। लेकिन आपने वहाँ पे बाइक चलाई। अब मुझे बताएं मरीना, अब तक कितनी फीमेल राइडर्स हैं जिन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है, जिनको आपने सिखाया है बाइक चलाना? बिकॉज अब हम कराची में देखते हैं काफ़ी ख़वातीन हैं जो बाइक्स चला रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 2019 में ये स्टेप लेना स्टार्ट किया था कि मैं लड़कियों को बाइक सिखाऊंगी। तो अप्रैल 2019, अब 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल हो गए। तो अब तक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 90+ लड़कियां हैं जिनको मैंने सिखाई है। अच्छा। लेकिन उनमें से अभी जो मेरे ग्रुप है, क्योंकि मैं सिखाने के बाद एक चॉइस होता है, आप सिर्फ सीखना चाहते हो या हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि राउडी मैंने इसलिए बनाया है, सिखाने के साथ साथ लड़कियों को एम्पावर भी करना है। मतलब अगर मैं लड़कियों को सिखा रही हूँ, उनको तब तक सिखाती हूँ जब तक एक लड़की अपने लिए बाइक ना ले, तब तक मैं कहती हूँ प्रैक्टिस ना छोड़ो, क्योंकि प्रैक्टिस से आप और एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने केक लगा दी, मुझे पता चल गया बाइक में 4 गियर है और इतनी स्पीड देनी है उसको बाइक चलाने का, तो प्रैक्टिस आप ना करो, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करती कि आप बाइक रास्ते में चलाओ। हाँ। जब तक उनके पास बाइक ना है, जब तक मैं खुद अपनी आंखों के सामने उनको ना देखूं कि वो बाइक चला रही है और मेरे साथ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो इजीली ट्रैवल कर रही है, तब तक मैं उनको अलाउ नहीं करती। तो इसलिए मैं रैली भी निकालती हूँ हर 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। जब भी मेरे 2-3 सेशन लड़कियाँ इकट्ठे हो जाती है, 10, 15, 20, तो उसके बाद मैं एक रैली निकालती हूँ ताकि उन लड़कियों को कॉन्फिडेंट मिल जाए, उन लड़कियों को रोड में चलने का कॉन्फिडेंट हो, उनको रोड सेंस मिले। तो इसलिए मैं एक रैली निकालती हूँ और बाकी जो लड़कियाँ घर में बैठी हुई है उनको भी इंकरेजमेंट मिले। ठीक, ये तो बड़ी अच्छी बात है मरीना। मुझे ये बताएं कि आप एक मूवी में भी काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, आप कुछ शेयर करेंगी? सॉरी मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। मैं उस फिल्म से मुतालिक बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, कि जिसमें आप काम कर रही हैं बतौर अदाकारा, कैसा तजुर्बा रहा? आप कुछ हमारे साथ शेयर करें अगर आप। अच्छा, मुझे वैसे समझ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप राइटिंग के हिसाब से पूछ रही हो, राइट? नहीं, मूवी मरीना जो मूवी में आप काम कर रही हैं उस मूवी से मुताल्लिक आप एक्सपीरियंस जानना चाह रहे थे। ओके। हाँ, वो मूवी भी दरअसल मुझे मेरी स्टूडेंट ने ही मुझे रेफ़र की थी कि मैम एक वहाँ पर है स्टैंड राइडर चाहिए तो आपको जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है तो मैं चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर यही सवाल था कि आपको एक्टिंग आती है? तो मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन स्टैंड्स वगैरह मैं कर लेती हूँ, बाइक पे जो भी हो वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि बाइक जो है मेरा पैशन है और मुझे इससे इतनी लगाव है। और अगर जिस दिन ये मेरे साथ ना हो या ख़राब हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर ना कटे हुए हैं लिटरली। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने ये कहा कि हमें तो एक्टर चाहिए, हमें बाइकर नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मसला नहीं, अगर आपको बाइकर चाहिए तो फिर मैं अवेलेबल हूँ। फिर उन्होंने मुझे देखा मेरी बाइक वगैरह, तो उन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया
और फिर मुझे एक्टिंग सिखाई उन्होंने, मुझ पर मेहनत की थोड़ी सी और मुझे कहा कि हम चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, आप लेने के लिए तैयार हो? मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा डर था कि अगर ये लोग मुझसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और मैं अगर एक्टिंग ना कर पाऊँ तो, लेकिन फिर मेहनत की और हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अभी यानी कि वो सीखने के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद आप इस तरफ आना चाहेंगी एक्टिंग की तरफ? बिल्कुल, जब ऐसे कोई रोल हो जिसमें लड़कियों के बारे में हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, जिसमें ऐसे डायलॉग्स हो, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जो हमारी ये मूवी है इसमें भी ये मोटरवे रेप कैसे इससे इंस्पायर हुई थी, तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि आइंदा सालों में जब एक औरत, एक लड़की अपनी गाड़ी में सेफ नहीं है, अपनी गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है, अगर कोई बसेस में कोई लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां कहाँ सेफ हो सकती है? लड़कियां घर में सेफ नहीं, तो बाइकों में कैसे सेफ हो सकती है? बिल्कुल ऐसे। तो ये मूवी भी उस पर इंस्पायर होकर बनी है कि एक लड़की अगर बाइक चला रही है, आज अगर 10 लड़कियां चला रही है, कल 100 लड़कियां चलाएगी, परसों 1000 लड़कियां चलाएगी, वो ट्रैवल करेगी, अगर उनके साथ कोई हादसा हो तो ये मूवी उस पर बनी है। जब मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, ये और मरीना, ये बड़ी अच्छी बात है कि अवेयरनेस के लिए अगर इस तरह की मूवीज़ बन भी रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि घर में अम्मा अब्बा ने कभी ये कहा कि बेटा मत बाइक चलाया करो, गिर ना जाओ, या कभी ऐसा हुआ जब आप छोटी थी देख के अक्सर ख़वातीन के दुपट्टे आ जाते हैं बाइक में या कुछ भी ऐसा होता है, कहते हैं बाजी में दुपट्टा डाले, तो कभी ये सोच जहन में आई, या अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था जब उन्हें ये कहा कि अच्छा मैंने बाइक चलानी सीखनी है? दरअसल मैं बचपन से साइकिल चलाती थी और अपने घर से मतलब मैं अगर फेडरल एरिया में रहती हूँ, मैं मीना बाज़ार, अर्शी, वो अपनी साइकिल में जाती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था घूमना। तो अम्मी को जैसे लगे मैं 12-13 साल की हो रही हूँ और मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, तो अम्मी ने साइकिल सबको ख़त्म करवा दी, नहीं करनी है। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा अम्मी मुझे बाइक लेनी है, क्योंकि मुझे ना बाइक अच्छी लग रही है। तो अम्मी हमेशा कहती थी नहीं तुम अम्मी को लगता था मैं मजाक कर रही हूँ। तो जब मुझे वो चीज़, एक होता है पैशन, जब वो चीज़ मेरी ज़रूरत पड़ गई तब फिर मैंने किसी की भी सुनी, मैंने ले ली। अच्छा, तो मरीना, बेचारी अम्मी मना करती थी। हाँ। जब मेरे को कभी ऐसा हुआ मैंने कहा जाओ बेटा बाइक निकालो, दही लेकर आ जाओ ऐसा हुआ है? स्टार्टिंग में तो डांटते हैं जब तक उनको ट्रस्ट नहीं होता है, फिर जब ट्रस्ट आ जाता है कि नहीं हमारी बेटी कर सकती है, तो फिर अम्मी पीछे बैठ के भी जाती है। अम्मी कहती है चलो निकलते हैं, फिर अब तो अम्मी बैठ के जाती रहती है। क्या बात है, अब अम्मी भी झूले लेती है। ये बताएं कभी ऐसा हुआ आप बाइक चला रही हो और पीछे से गुजरते गुजरते किसने को कहा रेस लगाओगी? बहुत बार रेस लगाई फिर? नहीं, क्योंकि वो कुछ बहुत लोग होते हैं जो थम्स अप करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं और कहते हैं आंटी रेस लगाएं। खैर, और कुछ इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग हमें देखते हैं जो हमारी एज के होते हैं लड़के, वो फौरन बाइक उठाना शुरू कर देते हैं। उनको भाई बताओ कि 70 में बाइक व्हीली मारना सेफ नहीं है। मैं मतलब ना मुझे रेस लगाना पसंद है ना मुझे उठाना, क्योंकि जब तक आपका रोड सेफ नहीं है, आप देख रहे हो कोई भी रॉन्ग में आ रहा है, कोई भी इधर से जा रहा है, कोई सामने से आ रहा है, आप कैसे बाइक उठा सकते हो? मैं मानती हूँ कि आप बाइक उठा सकते हो, स्टैंड्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जगह तो देखो, पहले जगह देखी जाती है उसके बाद। ठीक। अच्छा मरीना, वो लड़कियां जो कि बाइक चलाना चाहती हैं, ये जो सोच रही हैं कि हमने आगे आपकी तरह बनना है, आपकी तरह से इस तरह सड़कों पे बाइक अपनी दौड़ानी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? उनको ये मैसेज है कि आप पहले, क्योंकि शौक सबका होता है, जिस तरह पहले लड़के एक घर में बाइकें होती है, अपने अब्बू अपने भाई को देख के बाइक सीख जाते हैं, इंशाल्लाह आगे लड़कियां भी ऐसी होगी, क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़कियों को देख के ही वो मोटिवेट हो जाती है और वो सीख जाती है। तो कभी ये गलती ना करें, अगर आपको सीखना भी हो, आप अपने अब्बू, भाई, बहन, कोई भी जिसको आता हो, उससे उसके बाइक के ना पार्ट्स जानिए कि अगर मैं इसको चलाऊँ, क्योंकि रेस लगाना, इसके गियर शिफ्ट करना, ये बाइक चलाना नहीं होता, लेकिन इस मशीन को अंडरस्टैंड करना है, रूट भी देखना होता है। बिल्कुल, इस चीज़ को आपको पहले जानना है कि बाइक के कितने गियर है, इसकी रेस कैसी है, चलती कैसी है, और मुझे खाली रोड पे कैसे चलाना है और ट्रैफिक वाले रोड पे कैसे चलाना है, अगर बारिश हो तो कैसे चलाना है, ज़मीन में पानी हो तो कैसे चलाना है, ये सब देखना है। अगर आप ये सब नहीं देखोगे, जिस तरह आजकल लड़कों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, थैंक यू सो मच मरीना, साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा मैसेज आपने भी। यही मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स के लिए भी है कि अगर बच्चियां चलाना चाहती हैं तो आप उन्हें ये माहौल दें, आप उन्हें सपोर्ट करें, जस्ट लाइक अपने बॉयज़ को आप सपोर्ट करते हैं, हम गर्ल्स को भी सपोर्ट करें।
फिर वो लड़की इंतजार नहीं करेगी भाई का या अब्बू का या शौहर का कि वो आएंगे तो हमें लेकर जाएंगे, वो खुद किक मारेगी और फौरन समा के आपको पहुंच बाइक जाएगी। चलानी आती है? मुझे तो आती है। अब लेकिन मैं इस सेगमेंट में सोच रहा हूं, मेरी वाइफ को मैं सिखाऊं कि बाइक चलाओ। चलो कैसे वो डरती है, बाइक पे बैठती नहीं है। अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब छोटे छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं। नौमौलूद बच्चों को मौसम सरमा में हिफाजत और देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नौमौलूद बच्चों को सर्दी जल्दी लग जाती है। वैसे भी हम कहते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है जून जुलाई में तो हम कहते हैं हो पहली सर्दी आ गई, नवंबर दिसंबर आ गया, बच्चे को बचाओ, पैक कर दो इसको। अब ज़रा समटाइम्स ये होता है बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं या कराची में वेस्ट ओपन घर है, खिड़की के पास बैठे तो ठंड लग गई, बच्चा बीमार हो जाता है, तो हम क्या एहतियात कर सकते हैं? बच्चों को कैसे ठंड से, बुखार से, नज़ला, खांसी, इससे पहले बच्चे को कैसे बचाएं? कुछ ऐसी चीज़ दी जाए या कि सिर्फ पैक रखा जाए? या कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं थोड़ी सी ठंड लगने दें, बच्चे को बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें डॉक्टर अनोखी खानम, पीडियाट्रिशियन एट एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं कि कुछ एक टर्म होती है कि बच्चों के पता नहीं पहले इतने दिन या इतने हफ्ते बहुत अहम होते हैं, ये ऐसा है? अगर ऐसा है तो वो कितने दिन और कितने वीक्स होते हैं जब हम कहते हैं कि बच्चों के ये दिन बहुत अहम होते हैं, इसमें तो बच्चों की बहुत एहतियात करनी होती है? तो पहले जो 3 महीने होती है बर्थ के बाद, ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होती है, फर्स्ट 3 मंथ्स। हाँ, तो इस टाइम के दरमियान अगर बच्चे को बुखार हुआ तो आपको इस बच्चे को फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। खुद मेडिसिन नहीं देनी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कोई दवाई अलाउड नहीं है इस उम्र में। सिर्फ अगर बच्चे को टीका लग रहा है और टीके से वजह से बुखार हो रही है वो एक्सेप्टेबल है, मगर इसके अलावा बच्चे को 3 महीने के कम उम्र के बच्चे को बुखार नहीं होना चाहिए। ओके, 3 मंथ्स से कम बच्चा है, बुखार हो, टेक हिम और हर टू हॉस्पिटल। अगर किसी हिफाजती वैक्सीन की वजह से है तो फिर पैराडोल दी जा सकती है। हाँ, और सिर्फ मैं अपनी क्लिनिक में भी बोलती हूँ अपने पेशेंट्स के कि मेरे पास प्लीज़ मत ले आना, ये इमरजेंसी होती है। ओके, तो आपको फ़ौरन अस्पताल में जाना होता है। ठीक है, यूके फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ पर काम कर रही थी। यूके फॉर एग्जांपल अगर एक 3 महीने के, खास तौर 1 महीने के कम उम्र के बच्चे मेरे पास आते हैं इमरजेंसी रूम में, तो हमारे पास 1 घंटा होता था सारे टेस्ट करवाने के लिए और फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू करने के लिए। टेस्ट के आने से पहले, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक पीरियड है। और यहाँ तो हम ये गलती करते हैं कि हम वेट करते हैं, अच्छा ट्यूसडे को मेरी डॉक्टर बैठेगी, मैं OPD में जाऊंगा, मैं चेक कराऊंगा, उसके बाद टेस्ट होंगे, फिर मेडिसिन। मगर मैं ये बोल रही हूँ कि 3 महीने के कम उम्र के बच्चे, बिल्कुल नहीं 3 महीने के कम बच्चों की बात कर रहा हूँ। 3 महीने के ऊपर वाले बच्चे स्टोरी चेंज हो जाती है। ये बताएं, ये स्टोरी क्या है? ठीक है, तो 3 से 6 महीने तक तो फिर आप अपने OPD में पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना है, मगर पहले 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको ले जाना चाहिए अगर 3 से 6 महीने तक। ठीक है, नेचुरली अगर बच्चा बहुत बीमार हो रहा है, बहुत सुस्त, लेथार्जिक एक्सेट्रा, तो अगर OPD बंद है तो फिर फ़ौरन बच्चे को इमरजेंसी रूम, ठीक है, क्योंकि ये फिर भी 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने, थोड़ी से 6 महीने के बाद हम ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, उस वक्त आपको याद रखना है कि बुखार बच्चे को कुछ नहीं करता। सही, ठीक है, बुखार का मतलब है जिस्म लड़ रहा है। ठीक है, आपको 4 चीज़ें याद रखना है। ठीक है, पहली चीज़ जो है बुखार कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर आपके बच्चे को कोई नज़ला नहीं हो रहा है, कोई ज़ुकाम, कोई खांसी, कोई मोशन, कोई उल्टी, कुछ भी नहीं, बच्चा सिर्फ बुखार का मतलब 100.4, ठीक है, 9900 बुखार नहीं होता, 100.4 100.4 के ऊपर बुखार होती है। ठीक है, और अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है मगर कोई दूसरी सिम्टम्स नहीं है, तो ये पहली वार्निंग साइन है, खतरा का इंडिकेशन है कि आप जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो आप 24 घंटे तक ठहर सकते हैं, बच्चा ठीक, वरना जनरली ठीक है, मगर आपको दिखाना होगा क्योंकि हमें देखना है कि बच्चे को क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर बच्चा को बुखार हो रहा है, आपको दवाई देने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बुखार कुछ नहीं करता है। ठीक है, मगर आपका बच्चा बहुत इरिटेबल हो रही है या सुस्त हो रही है, सिर्फ तो दवाई दे दिया, कपड़े उतार देना, ठीक है, बुखार नीचे आया, बच्चा इज व्हाट यू कॉल चीयर्ड अप, बच्चा बेहतर हो रहा है तो ठीक है, मगर आपके बच्चे को अगर दे वेरी लेथार्जिक, तो दैट्स अ सेकंड वार्निंग साइन। आपने बुखार, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये आप जो बात करेंगे 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। 6 महीने से लेकर बड़े बच्चों तक, 7 साल या 6 साल या 8 साल के बच्चे, तो 6 महीने से 1 साल तक वे लिटिल बिट मोर प्रिकॉशियस, थोड़ी सी कॉशन होती है, मगर 1 साल के बाद हम बहुत लेट बैक होती है। और फिर चौथी होती है कि फीवर विद रैश, बुखार, और बच्चे की जिस्म पे कोई रैश होना है तो आपको फ़ौरन दिखाना चाहिए। और चौथी वाली जो होती है
वो अगर बुखार 5 दिन तक चल रही है, आपके पास का नज़ला, खुशाम, खांसी सब कुछ हो रहा है, बच्चा बिल्कुल फिट है, मगर 5 दिन तक बुखार हो रही है, तो आपको दिखाना होगा। अच्छा। मेरे पास वो भी पेरेंट्स हैं तो बहुत चिल्ड आउट होती है, 7-8 दिन के बाद मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने बोला था 5 दिन इतना भी चिल नहीं होना चाहिए बुखार के साथ, ठीक है। डॉक्टर परेशान हो गए, माँ पे रिलैक्स बैठे ने। अच्छा, जो छोटे बच्चे लाइक जो 5, 6, 7 या 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, हम उम्र देखते हैं कि सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम हो गया, नंगे पाँव फेर रहे हैं, सॉक्स नहीं पहन रहे हैं घर में, इस वजह से उन्हें ज़ुकाम हो जाता है। पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। पहली जो चीज़ है, ये एक चीज़ आपको चेंज करनी है, ठंड लोगों को बीमार नहीं करती, जरासीम लोगों को बीमार करती है। अच्छा, सर्दी से कभी नज़ला ज़ुकाम नहीं होता? नहीं, स्वीडन में अगर आप कभी जाएं, स्वीडन में जो ये छोटे छोटे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, -30 टेम्परेचर 10 मिनट के लिए बाहर रखते हैं। हाँ, क्यों? खुद से? बर्दाश्त टू reinforce the immune system, ये एक ट्रेडिशन होता है वहाँ पर। सारे बच्चों को ले चले फिर अपने बाद बर्फबारी हुई है वहाँ पे। ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके बच्चे इस सेगमेंट के बाद आज सारे माए चुप काके चलो हफ्ता बाद। नहीं, मगर वो सही से बच्चे को के बच्चा जो है माहौल को वो एक्सेप्ट कर सके, इसलिए बच्चे तो ये तो पता नहीं कितने 100 साल पुरानी ट्रेडिशन होती है और ये बच्चे बिल्कुल ठीक होती है। तो हमें पता है कि ठंड बच्चे को बीमार नहीं करते, जरासीम बच्चे को बीमार करते हैं। और सर्दी के मौसम में ज़्यादा वायरसेस फैलती है। नंबर 1 चीज़ है जो कोल्ड एंड ड्राई उर्दू में क्या बोलते हैं? खुश्क। तो ठंडा खुश्क जो मौसम होती है ना, ये वायरसेस के लिए बहुत अच्छी होती है, ये बहुत जल्दी से फैलती है, ठीक है। तो इसलिए इस मौसम में बहुत सारी वायरसेस होती है, नंबर 1। नंबर 2, ठंड हो रही है, क्या हो रहा है, हम सब अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं कंबल के नीचे, ठंड हो रही है, तो फिर ये इन द इनसाइड स्पेसेस हम ज़्यादा तौर अंदर हो रहे हैं, तो इस वजह से इसे ज़्यादा फैल रही है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड इज़ मोर, ठीक है। तो पीपल आर नॉट गोइंग आउट इनफ, बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, गार्डन में नहीं जा रहे, थोड़ी सी फ्रेश हवा एक्सेट्रा, एंड दिस इज़ अनदर रीज़न, ये दूसरी वजह है कि वायरस ज़्यादा होती है। और फिर जब आप बोल रहे हैं ना 4-6 साल के बच्चे, जो 4 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, वो नॉर्मल होती है 7-8 दफ़ा साल में बीमार होने। अच्छा, उनका नॉर्मल है, कंप्लीटली नॉर्मल होती है। तो खास तौर पर जो स्कूल जाते हैं, मेरे जो पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा के पहली दफ़ा स्कूल जाते हैं ना, वो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर महीने मेरे पास आते हैं, बच्चा को नज़ला ज़ुकाम हो रही है, बुखार, नज़ला ज़ुकाम हो रही है, बुखार। उन्होंने बोला हमसे नहीं हो रहा है, हम स्कूल बंद करें, 6 महीने के बाद हम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब बच्चा बीमार है, प्लीज बच्चे को स्कूल नहीं भेजे, बुखार हो रही है तो वजह से और बच्चे भी मुतासर होते हैं, ये फैलता है। तो यही तो हो रहा है ना। तो मुझे पता है कि अच्छा इस नर्सरी में आउटब्रेक हो रही है, क्योंकि सारे बच्चे उस नर्सरी होते हैं, एंड इट बेसिकली स्प्रेड्स दूसरी नर्सरियों पर। जाहिर है ऐसे ही होता है। सो घर का एक बच्चा एक नर्सरी में, दूसरा बच्चा दूसरी नर्सरी में, वो यहाँ से लेकर आएगा वायरस, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये फुटबॉल घूमता ही रहेगा एक दूसरी नर्सरी में। मुझे डॉक्टर साहब एक बात और भी बताइएगा, क्या आपके पास इस वक्त ऐसे बच्चे आ रहे हैं, वायरस लोड इतना ज़्यादा होता है कि कहते हैं कोरोना से इतने मुतासर तो नहीं होते, बट कुछ ना कुछ मुतासर तो हो रहे होंगे, या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नेचुरली मैं आउट पेशेंट करती हूँ, तो मेरे पास क्लिनिक में कोई कोरोना वायरस पेशेंट नहीं आती है, ठीक है। सिम्पटम्स ऐसे हैं मेरे पास अगर कोई फैमिली में कोई टेस्टेड पॉजिटिव है, तो हम मेरे साथ वो टेलीमेडिसिन अपॉइंटमेंट बना देते हैं, और फिर मैं बात कर देती हूँ, और फिर ज़्यादा तौर के सारे बच्चे की बहुत माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक होती है। राइट, एक बात और, इस मौसम में जब हम नवंबर में ये बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ज़ाहिर है इस वक्त वायरस बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ कोरोना, जनरली भी बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाती है इन्फ्लुएंजा की, और बूस्टर लगाए जाते हैं, लगवा लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लू वैक्सीन आ गई या नहीं आई अभी तक? अच्छा, मेरी आखिर यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से उस दिन शो में बात हुई, मैंने उनसे ये सवाल किया कि हॉस्पिटल्स में नहीं है, उन्होंने कहा हमारे हॉस्पिटल में है। हाँ, आगा खान के हॉस्पिटल में है, मगर वहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन पर दे रहे हैं, तो दे गिविंग द वल्नरेबल पॉपुलेशन फर्स्ट। ओके, तो मैं उस दिन यही बात टीम से कर रहा था डॉक्टर साहब कि इस वक्त वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इन्फ्लुएंजा नहीं, तो आगा खान के पास है, मगर वो प्रिस्क्रिप्शन पर होगी, क्योंकि वो अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने चाहिए। वो जो ओल्ड एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों को नहीं दी जा रही। तो इफ़ यू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, आई हैव नॉट, बिकॉज क्योंकि मुझे ये जो वैक्सीन को सेव करनी चाहती हैं फॉर द एल्डरली पॉपुलेशन। और सर, लेकिन अगर ये मामला इस वक्त पाकिस्तान में है कि एक तरफ हम कोरोना से परेशान है, दूसरी तरफ अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मौजूद नहीं है। पहले मैं कुछ बोल सकती हूँ? पहले प्लीज आप अपनी बच्ची के नॉर्मल हिफाजती टीके करवाएं,
अच्छा नहीं, वो तो करवाए हमारे पॉपुलेशन में 44% ऑफ द पॉपुलेशन इज और अनवैक्सीनेटेड। इस कोविड के दौरान में और ड्रॉप हुई है ये। और ड्रॉप हुई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने EOCs की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं टू ब्रिंग इट अप अगेन, ठीक है। मगर जनरली पाकिस्तान की वैक्सीनेशन जी पॉपुलेशन अंडर टू कंप्लीट फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड इज ओनली 66%, ठीक है। तो मोर देन 40% आर अनवैक्सीनेटेड एंड इन ऑर्डर टू हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आपके 90% से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने चाहिए। तो येस, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन एब्सोल्युटली अगर मिल रही है, हम हर दिन कॉल कर रहे हैं, नहीं आई I think Pakistan is trying to get that vaccine from China, right? So you got the different companies who do it, ठीक है। Different hospitals are doing it. ठीक है, They're trying they it have, rather. yeah. So they've gotten the Chinese version, ठीक है, which is not available for us at the moment, ठीक है। मगर हम दूसरी कंपनीज में जो ट्रेडिशनली ले आते हैं ना, वहाँ पर वो नहीं मिल रहे अभी तक, तो इसलिए मेरे पास नहीं है। इस वजह से है कि सब मुल्कों में उसकी किल्लत हो गई है। क्योंकि सब लोग everyone suddenly woke up कि हाय कोरोना वायरस हो रही है, तो क्योंकि सिम्पटम्स सेम है, सिम्पटम्स सेम होते हैं इसलिए। यानी अगर आप सिर्फ वो वाले बच्चों को इंजेक्शंस लगवा लें जो कि हिफाजती टीके जिनके बार बार टीवी पे कहा जाता है कि प्लीज लगवाएं, इससे गफलत ना बरतें, तो वही बेहतर है। हाँ, और हिफाजती टीके के अंदर होती है वो टीका जो निमोनिया के खिलाफ होती है, ठीक है। यो न्यूमोकोकल, वो दोनों निमोनिया और गर्दन तोड़, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि पहले हम उस पर फोकस करें कि वो हिफाजती टीकों का कोर्स आपने मुकम्मल कराना है, देन रश टुवर्ड्स इन्फ्लुएंजा 1। ये भी करना, दिस इज इंपॉर्टेंट, फिलहाल इंपॉर्टेंट, फिलहाल पहले वो फर्स्ट स्टेप कर लें, उसके बाद हिफाजती टीके को खत्म कर फुल कर देना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, साथ मौजूद थी आप, और आज हम बच्चों से गुफ्तगू कर रहे थे। हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी है, एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कोरोना ने सिर्फ आवाम में दूरियां ही पैदा नहीं की बल्कि दोस्तों को करीब भी किया है। आज हमें ज्वाइन करें ऐसे कुछ दोस्त जिन्हें आलमी वबा के दौरान उनकी आर्ट ने जोड़ दिया। इन दोस्तों ने आर्ट वर्क को फ़रोग़ दिया और फरागत में पेंटिंग्स बनाकर अपने जज्बात को तस्वीर की शक्ल में पेश किया। हम बात कर रहे हैं मारिया असलम की, हुस्न आरा की, खतीजा खालिद की और अब्दुल रहमान की। इन दोस्तों की ख़ास बात यह है कि हुस्न आरा इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा समझी जाती हैं। आपको इन दोस्तों से आज हम मिलवाएंगे, लेकिन एक दोस्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। हुस्न आरा इज़ ज्वाइनिंग अस, अब्दुल रहमान एंड मारिया असलम आर्टिस्ट हैं। आप सबको हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। अब्दुल रहमान, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस एग्जीबिशन से मुताल्लिक कैसे ख्याल आया, फिर आपने इसको ज़ाहिर अमली जामा पहनाया, फिर एग्जीबिशन हुई। थैंक यू शुएब। एक्चुअली हुआ ऐसा कि कोरोना के दिनों में हम सब ने देखा है कि दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया था कोरोना ने, और सारी दुनिया की तरह हम लोगों ने भी इस तब्दीली को बहुत ज़्यादा महसूस किया। और हमने सोचा कि इस वक्त हम यकीनन एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे पास टाइम था जो अमूमन हमारे पास नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस टाइम को किसी अच्छे पर्पज़ में यूटिलाइज़ किया जाए, कोई अच्छा आर्ट क्रिएट करें इसमें, जिससे सब लोग खुद को सब उससे ना रिलेट कर सकें। तो फिर बस हम लोगों ने ये भी देखा कि मेल जोल में फासले आ गए थे, लोग खुद को बड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे। तो आर्ट ही एक ऐसी चीज़ था जो सबको कनेक्ट कर सकता था। तो हमने ऐसा आर्ट क्रिएट करने की ठानी जो लोग जिससे रिलेट करें खुद को, और उसको देखकर अच्छी यादों और मुस्बत सोच के साथ इस वक्त को खुशी गुजार सकें। फिर इस काम में हमने बहुत मेहनत की, हमारी फैमिलीज दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया हमें, और हमने इस मुश्किल वक्त में मायूसी के सफ़ेद कैनवस पर उम्मीद के रंग भरने शुरू कर दिए। ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल रहमान, मैं हुस्न आरा से भी ये जानना चाहूँगी कि उनका तजुर्बा कैसा रहा। हुस्न आरा से मैं आपकी बात करवाता हूँ। बिल्कुल, हुस्न आरा एक्चुअली हमारी डिफरेंटली बट परफेक्टली एबल आर्टिस्ट हैं। उनके साथ कम्युनिकेट करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल यकीनन पेश आई, लेकिन अब्दुल रहमान, आपने इतना प्यारा आपने इंट्रो कराया ना, डिफरेंटली बट परफेक्टली एबल। आई लव्ड इट। ये बहुत जबरदस्त आपने कहा उनके हवाले से। थैंक यू। ऑनेस्टली आई लव्ड इट। प्लीज अब आप हमारी बात कराएं। बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। शुएब, हम ये समझते हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं उनमें कोई कमी है, सिर्फ उनकी ज़ुबान हमें नहीं आती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी अजनबी मुल्क में हैं, अजनबी ज़बान बोलने वालों के दरमियान हैं,
तो अगर हमारी ज़बान बोलने वाला हमें कोई मिल जाए तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। हाँ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन लैंग्वेज सीखें ताकि ये भी बड़ी अच्छी बात, ये भी बड़ी अच्छी बात है। यस, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई समझ नहीं सकता तो कमी उसमें है। अगर मैं समझ नहीं पाऊंगा वो कमी मुझ में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें उनकी जुबान नहीं आती, वो बोल सकते हैं। तो चलें आपकी बात करवाते हैं हुस्न आरा से भी। जी प्लीज, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं तो पहले पूछना चाहूंगा हुस्न आरा से कि इशारों की ज़बान कैनवस पर उतारना और कि तस्वीरों को जज्बात मिलें, ये ज़ाहिर है बहुत अच्छी सोच है। इनकी लगन, इनका पैशन, इससे मुतालिक सबसे पहले इनसे पूछें। बचपन से आर्ट ही मेरा सोर्स ऑफ आउटलेट था। जब भी मैं खुश होती, उदास होती या बेचैन होती, मैं अपने ख्यालात को कैनवस पर उतारने लगती थी। आर्ट एक अकेली चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में जिस पर मेरा फुल कंट्रोल था। और हुस्न आरा इनका अपना तजर्बा कैसा रहा एग्जीबिशन का, जब इन्होंने देखा कि इनके आर्ट को पजीराई मिल रही है, लोग आके उसको सराह रहे हैं? मेरा डेफ आर्ट सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि लोगों में डेफ कल्चर की अवेयरनेस पैदा हो। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ डेफ अफराद मौजूद हैं, लेकिन बेसिक रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम लोग एक्सेप्टेड फील नहीं कर पाते। ठीक, अच्छा। और हुस्न आरा, जिंदगी में आगे मजीद क्या क्या ऐसी चीज़ें जो अचीव करना चाह रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं खूबसूरत खेज़ आर्ट तख्लीक करूँ और डेफ कम्युनिटी की आवाज़ बनूँ, क्योंकि बहुत बेहतरी की गुंजाइश है पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। और ये जो डेफ आर्ट सीरीज़ की नुमाइश, साइन लैंग्वेज के ज़रिए पैगाम क्या दिया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ हुस्न आरा से। सेकंड पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ डेफ अफराद मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बेसिक रिसोर्सेज पूरी नहीं हो पा रही, यहाँ हम लोग एक्सेप्टेड फील नहीं कर पाते। तो मैं चाहती थी कि डेफ आर्ट सीरीज़ बना के मैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करूँ जो हमें ज़रूरत होती है हर रोज़ की। और क्यों ना महक इनसे भी पूछें, इनका शौक कब से पेंटिंग्स बना रही हैं हुस्न आरा, प्लीज़ ये भी पूछिए इनसे। ये पूछिएगा, आइए इनसे। फन मुसव्वरी का शौक़ कब से हुआ हमें? बड़े होते हुए मैं खुद को दूसरों से बहुत कटा हुआ महसूस करती थी और मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार अच्छे से नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे और बाकी दुनिया के दरमियान एक ऐसा बैरियर है जिसे मैं पार नहीं कर सकती। मैंने अपनी सोच के इजहार की शुरुआत ड्राइंग से की और फिर इन ख्यालात में रंग भरने शुरू कर दिए। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा, और हुस्न आरा, लंबे अरसे के लिए आर्ट ही मेरी ज़ुबान बन गया। वाओ। और हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे हुस्न आरा? आजकल नौजवान नस्ल को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हर किसी के पास अपने ख़यालात के इजहार का कोई ज़रिया होना चाहिए। मेरे लिए वो आर्ट है। आपके लिए ख्वाह वो मौसीकी हो, डांस या राइटिंग, मैं चाहती हूँ कि आप उसे फॉलो करें और अपनी इंडिविजुअलिटी का इजहार करें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है जी। आप ज़ाहिर है वो एक्सप्लेन कर रही हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं उसको। अच्छा मारिया, कमिंग टू यू। बिल्कुल, थैंक यू शुएब। ऐसा है कि हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो बोल रही हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये और हम उसको फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वी आर फीलिंग दैट। अच्छा मारिया, कमिंग टू यू नाउ। आर्ट की इब्तदाई तालीम आपने गालिबन अमेरिका से हासिल की है, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगी तालीम हासिल वहाँ करना, वहाँ के माहौल में रहना, वहाँ का एम्बियंस ज़रा डिफरेंट है, वहाँ के कल्चर वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, फिर पाकिस्तान में आके
एग्जिबिशन करना, पाकिस्तान में आके पेंट करना, ये मिक्स करके आपने उस फील को किया या ये कुछ और है, क्या है? जी अमेरिका में मैं काफ़ी साल रही हूँ और उधर जितना भी मैंने आर्ट क्रिएट किया था वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज पे था। जैसे कि विमेंस राइट्स, इस्लामोफोबिया या माइनॉरिटीज़ जो चैलेंजेस फेस करते आ रहे थे उधर। पाकिस्तान वापस आके मैंने अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एक्सपैंड किया और साउथ एशियन ट्रेडिशनल आर्ट पे ज़्यादा फोकस रखा। सब्जेक्ट्स जैसे कैलीग्राफी होते हैं, फ्रेस्को डिज़ाइन होता है और मिनिएचर ड्राइंग, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करके ये डिस्प्ले किया था एग्जीबिशन में। ठीक, और इस एग्जीबिशन में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि आपके दिल के ज़्यादा करीब रही? मेरा फेवरेट काम जो मैंने इस एग्जीबिशन में बनाया था उसका नाम नॉस्टैल्जिया था। ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि मैं बचपन की उन मोमेंट्स को कैप्चर करूं जो कि हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट्स थे। जैसे कि बचपन में मैं बाहर गेम्स जो हम लोग नेचर में खेलते आ रहे थे, परिंदों के पीछे भागना, दरख्तों पर चढ़ना, इस तरह की गेम्स मैं चाहती थी कि लोग मेरे काम को देख के, स्पेशली इस सीरीज़ को देख के इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करें। ज़बरदस्त। और अब्दुर्रहमान, मुझे भी बताइए कि और क्या प्लान है अभी? ऐसी एग्जीबिशन किसी और शहर में रिसेंटली आप प्लान कर रहे हैं इसको रिसेंट फ्यूचर में? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली एग्जीबिशन बीइंग अ क्यूरेटर मैं कुछ एग्जीबिशंस पहले कर चुका हूँ, क्यूरेट और एक म्यूज़ियम भी, लेकिन उसमें ना बड़े प्रोफेशनल टीम्स के साथ हम मिलकर काम कर रहे थे। ये बीइंग यंग आर्टिस्ट हमारा एक पहला तजर्बा था। हमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और लोग चाह रहे थे कि हम कोई दोबारा ये काम जारी रखें। तो हम एक स्प्रिंग में एक और एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ नई चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। और इसमें हम डेफ आर्ट पे भी और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि डेफ कम्युनिटी खुद को ज़्यादा एक्सेप्टेड फील करे। ज़बरदस्त। ये तो आपके नियर फ्यूचर के प्लान्स थे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलकर। मैं फिर कहूँगा आप सब ने ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन स्पेशली हुसैन आरा डिफरेंटली येट परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे।